अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। इस वीडियो में हम नर्सिंग रिसर्च के यूनिट 1 को डिस्कस करेंगे। नर्सिंग रिसर्च जो बीएस नर्सिंग का एक इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट है जो उसके फाइनल ईयर में हम पढ़ते हैं, नर्सिंग रिसर्च। इस यूनिट में हम पढ़ेंगे कि रिसर्च क्या है और रिसर्च के बाद नर्सिंग रिसर्च का क्या मतलब है, नर्सिंग रिसर्च का क्या मतलब है। तो इस यूनिट की हम ऑब्जेक्टिव्स देख लेते हैं। ये ऑब्जेक्टिव्स हैं जो हम इस यूनिट में आगे चलकर पढ़ेंगे, जो करिकुलम के मुताबिक हैं, जिसमें यूनिट का जो नेम है वो है इंट्रोडक्शन टू नर्सिंग रिसर्च। नर्सिंग रिसर्च का हम ओवरव्यू, इस यूनिट का हम ओवरव्यू देखेंगे, डेफिनेशंस देखेंगे, वेज ऑफ नोइंग मतलब जानने के या इल्म हासिल करने के, नोइंग के, नॉलेज के क्या सोर्सेज हैं। साइंटिफिक रिसर्च के बारे में पढ़ेंगे, साइंटिफिक रिसर्च के पर्पज़ क्या हैं, साइंटिफिक मेथड जो एक टर्म है उसकी लिमिटेशंस के बारे में हम आगे चलकर देखेंगे, और रिसर्च टर्मिनोलॉजीज़ को भी आगे चलकर हम इस यूनिट में पढ़ेंगे। लेकिन सबसे पहले जो इस यूनिट का नाम है नर्सिंग रिसर्च, इसमें इस रिसर्च का मतलब क्या है। अब ये काफ़ी मुश्किल सी चीज़ लग रही है कि नर्सिंग रिसर्च काफ़ी कॉम्प्लेक्स टर्म लग रही है, एक पेचीदा चीज़ लग रही है। सबसे पहले तो हम ये जानते हैं कि रिसर्च है क्या, और रिसर्च के बाद फिर ये नर्सिंग रिसर्च क्या है। तो रिसर्च क्या है, अगर हम इस वर्ड को ब्रेक डाउन करें, दो हिस्सों में ब्रेक करें, तो ये मिलकर बना है री प्लस सर्च से। रिसर्च का क्या मतलब है, री का मतलब होता है अगेन, दोबारा, जैसे हम कहते हैं रिपीट या रीडू या फिर कुछ भी ऐसा जो हम दोहराना चाहें तो उसके साथ हम प्रीफिक्स लगाते हैं री, मतलब अगेन। तो री का मतलब हुआ अगेन, और सर्च का मतलब आप जानते हैं, सर्च का मतलब हुआ टू फाइंड, किसी चीज़ को ढूंढना, तलाश करना। तो रिसर्च का मतलब हुआ टू फाइंड समथिंग, मतलब किसी चीज़ को ढूंढना है हमें। लेकिन अब ढूंढना किस चीज़ को है, किस चीज़ को फाइंड करना है रिसर्च में। हमें रिसर्च में फाइंड करना है नॉलेज को, हमें मालूम करनी है फैक्ट्स, हमें अपने क्वेश्चंस के आंसर्स तलाश करने हैं, हमें नॉलेज तलाश करनी है। इसी चीज़ को हम रिसर्च कहते हैं। तो अब रिसर्च की क्या डेफिनेशन बनी। बाय डेफिनेशन रिसर्च का मतलब हुआ फाइंडिंग न्यू नॉलेज, नई इल्म को तलाश करना, नए नॉलेज को तलाश करना, नए नॉलेज को तलाश करना बाय आस्किंग क्वेश्चंस, सवालों को पूछ कर, एंड लुकिंग फॉर आंसर्स, और फिर उनके जवाबों को ढूंढ कर। रिसर्च का सिंपली मतलब हुआ कि हम नई नॉलेज को तलाश करेंगे। कैसे तलाश करेंगे, हम क्वेश्चंस करेंगे और फिर उन क्वेश्चंस का आंसर ढूंढेंगे। इसको हम सिंपली रिसर्च कहते हैं। मुझे उम्मीद है आपने अभी कभी भी अपनी ज़िंदगी में ये टर्म ज़रूर सुनी होगी, रिसर्च, कहीं ना कहीं किसी मूवी में या किसी ड्रामे में, कहीं पर भी किसी वीडियो में, जहाँ पर आपने देखा होगा कि कुछ लोग जो हैं वो कुछ साइंटिफिक कोई भी एक्सपेरिमेंट कर रहे होते हैं या कहीं पर कुछ क्वेश्चंस वगैरह करते हैं, तो उसी चीज़ को हम रिसर्च कहते हैं। वो उन प्रोसेस को कर कर अपने कुछ जवाबात ढूंढ रहे होते हैं या कोई न्यू नॉलेज को तलाश करते हैं। इसी चीज़ को हम रिसर्च कहते हैं। अभी हम इसको आगे चलकर डिटेल में स्टडी करते हैं कि असल में रिसर्च क्या है और नर्सिंग से इसका क्या कनेक्शन है। तो हमने रिसर्च के बारे में एक छोटा सा इंट्रो कर लिया कि रिसर्च क्या है। रिसर्च सिंपली किसी चीज़ को ढूंढना है, किस चीज़ को ढूंढना है, हमें नॉलेज को ढूंढना है और आंसर्स को ढूंढना है अपने क्वेश्चंस के। मतलब सिंपली रिसर्च में हम किसी भी सवाल के जवाब को ढूंढेंगे या हम न्यू नॉलेज को, किसी ख़ास नॉलेज को ढूंढेंगे। इसको हम सिंपली रिसर्च कहते हैं। अब ये नर्सिंग रिसर्च क्या है। अब नर्सिंग रिसर्च जो है वो एक स्पेसिफिक, इसकी सब टॉपिक कह लें, रिसर्च का एक सब, इसके नीचे एक सब टॉपिक है, सब फील्ड है कह लें, सब सब्जेक्ट है। अब नर्सिंग रिसर्च क्या है। नर्सिंग रिसर्च का मतलब है, रिसर्च का तो हम मतलब जान गए कि रिसर्च का मतलब है हमें अपने सवालों के जवाब ढूंढने हैं या न्यू नॉलेज को ढूंढना है। तो अगर हम न्यू नॉलेज को और न्यू आंसर्स को तलाश करें नर्सिंग की फील्ड के अंदर, मतलब हम नर्सिंग से रिलेटेड नॉलेज को तलाश करें और नर्सिंग से रिलेटेड जो क्वेश्चंस हैं हमारे, उनके जवाब को ढूंढें, तो इसको हम नर्सिंग रिसर्च कहेंगे। सिंपली नर्सिंग रिसर्च को हम ऐसे डिफाइन कर सकते हैं। चलें अब इसकी एक एग्जांपल से इस टॉपिक को हम समझने की कोशिश करते हैं कि असल में नर्सिंग रिसर्च क्या है। एक एग्जांपल मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। सपोज़ करें आपको पता चलता है कि आप एक नर्स हैं और आपको पता चलता है कि आपके जो हॉस्पिटल के जो पेशेंट्स हैं या जो क्लाइंट्स हैं वो इस चीज़ की शिकायत करते हैं। वो आपको ये बात बताते हैं कि उनको रात को नींद नहीं सही से आ रही।
वो अपनी नींद के बारे में कहते हैं कि पेशेंट्स इन द हॉस्पिटल्स आर नॉट स्लीपिंग वेल, पेशेंट्स इन द हॉस्पिटल आर नॉट स्लीपिंग वेल एट नाइट। तो अभी तक हमें इस एग्जांपल में क्या सिनेरियो नज़र आ रहा है? हमें नज़र आता है कि इमेजिन नर्सेस सी, मतलब मान लें कि हम नर्स हैं या मान लें कि जो हॉस्पिटल की नर्स हैं, उनको ये चीज़ ये ऑब्ज़र्व करते हैं या उनको ये चीज़ ये कंप्लेंट्स पता चलती हैं कि जो हॉस्पिटल के वार्ड के जो पेशेंट्स हैं वार्ड के, वो अपनी स्लीपिंग के बारे में बताते हैं कि उनको रात को नींद ठीक से नहीं आ रही, वो रात को ठीक से सो नहीं पा रहे। तो अब नर्सेज क्या करें? अब हम रिसर्च कर उस सवाल का जवाब ढूंढेंगे कि क्यों पेशेंट्स को रात को नींद ठीक से नहीं आ रही। तो हम इस चीज़ का जवाब ढूंढने के लिए एक स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस को इम्प्लीमेंट करेंगे, क्योंकि रिसर्च जो है वो असल में, अगर हम उसकी डेफिनेशन को देखें तो वो एक ऑर्गेनाइज्ड और सिस्टमेटिक प्रोसेस है चीज़ों को ढूंढने का, सवालात के जवाबात को ढूंढने का या न्यू नॉलेज को ढूंढने का। तो हमारे पास एक क्वेश्चन आ गया कि वाई आर पेशेंट्स नॉट स्लीपिंग। अब हम इसको स्टेप बाय स्टेप इस क्वेश्चन के आंसर को ढूंढने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले हम डेटा कलेक्ट करेंगे। हम डेटा कैसे कलेक्ट करेंगे? हम उन पेशेंट से, उन क्लाइंट से वर्बली पूछेंगे, हम उनसे ये बात जो है जानने की कोशिश करेंगे कि नींद ना आने की क्या वजह है। तो इस चीज़ को हम कहेंगे कलेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन। हम डेटा कलेक्ट करेंगे। डेटा में क्या हो सकता है? डेटा में वो हमें बता सकते हैं कि उनकी नींद ना आने की वजह है वार्ड में मौजूद किसी तरह की कोई स्मेल हो सकती है या किसी तरह का कोई शोर हो सकता है। फॉर एग्ज़ाम्पल वो इस चीज़ की शिकायत करते हैं, कंप्लेन करते हैं कि रात के टाइम जो है उनको जो वार्ड के मॉनिटर्स हैं उनकी बीप जो साउंड्स हैं जो वो टूट टूट करते हैं, उस साउंड की वजह से उनको रात को ठीक से नींद नहीं आ रही। तो ये एक डेटा हमने कलेक्ट कर लिया, उन्होंने हमें बताया और ये हमने लिख लिया कि वो रात को ठीक से इसलिए नहीं सो पा रहे कि क्योंकि रात को जो है वो नॉइस उनको सुनने को आता है, उनको बीप साउंड्स जो मॉनिटर्स निकालते हैं वो काफ़ी इरिटेट करता है, डिस्टर्ब करता है उनको, जिसकी वजह से वो ठीक से सो नहीं पा रहे। तो हम क्या करेंगे? हम उसको फिर एनालाइज़ करेंगे। हमारे पास इन्फॉर्मेशन आ चुकी है, अब हम एनालाइज़ करेंगे। हम क्या करेंगे? उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, उस इरिटेशन को दूर करेंगे जो चीज़ उनको परेशान कर रही है, और फिर हम दोबारा से उसको टेस्ट करेंगे। फिर से हम क्लाइंट्स को पूछेंगे कि आपको क्या वो चीज़ दूर करने के बाद, मतलब शोर ख़त्म करने के बाद, क्या अब आपको नींद ठीक से आ रही है? तो हम डेटा इस तरह कलेक्ट करेंगे, करते जाएंगे, तो हमें पता चलेगा कि नॉइज़ को जब हमने रिड्यूस कर दिया तो उनकी जो पेशेंट्स की जो स्लीप क्वालिटी है वो काफ़ी इन्हेंस हो गई है, वो काफ़ी बेहतर हो गई है, अब वो ठीक से सो पा रहे हैं। तो इस तरह हम अपनी रिसर्च करके इस चीज़ को कंक्लूड कर लेंगे कि नॉइज़ को हमने हमेशा वार्ड में पेशेंट्स की बेहतर नींद के लिए कंट्रोल करना है, ताकि जो क्लाइंट्स हैं वो रात को ठीक से सो पाएँ। इस तरह हम रिसर्च करके अपने क्वेश्चंस के आंसर्स को तलाश करते हैं, हम डेटा कलेक्ट करते हैं, फिर डेटा को एनालाइज करते हैं और फिर कुछ कंक्लूजन निकालते हैं, कोई नतीजा अखज़ करते हैं। तो ये जो सारा प्रोसेस है इसी को हम नर्सिंग रिसर्च कहते हैं। अब नर्सिंग रिसर्च का जो मेन पर्पज़ है, जो इसका अल्टीमेट पर्पज़ है, वो ये है कि हमें नर्सिंग केयर को इम्प्रूव करना है। हमें इन सब सवालों के जवाबात को तलाश करके, सब नॉलेज को कलेक्ट करके, आखिरकार जो हमारा अल्टीमेट पर्पज़ है नर्सिंग रिसर्च का, वो ये है कि हमें नर्सिंग रिसर्च को इम्प्रूव करना है। इस सारे प्रोसेस को नर्सिंग रिसर्च कहते हैं। अच्छा, तो अब नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव पे चलते हैं। हमने यूनिट को पढ़ते हुए शुरू में ऑब्जेक्टिव्स जो देखी थी, उनमें अब हम बात करेंगे वेज ऑफ नोइंग पे, मतलब हमारे पास कौन कौन से तरीके हैं नॉलेज को हासिल करने के, इल्म हासिल करने के। जो हमारे पास जितनी भी जिस किस्म की भी नॉलेज है, तो वो ह्यूमन नॉलेज जो है उसके सोर्सेज क्या हैं, हम किन ज़राए से मालूमात को हासिल करते हैं। एक तो हमने अभी डिस्कस की थी, वो थी रिसर्च के बारे में हमने डिस्कस किया, कैसे हम रिसर्च की जो रिसर्च है वो एक प्रोसेस है जिसमें हम नॉलेज को या फैक्ट्स को जो है वो फाइंड करते थे। तो एक तो वे है रिसर्च, लेकिन हमेशा से इंसान मालूमात को, इन नॉलेज को या किसी भी सवाल के जवाब को ढूंढने के लिए रिसर्च का इस्तेमाल नहीं करते थे। इससे पहले वो कुछ और प्रोसेस भी इस्तेमाल करते थे, और इसके अलावा भी कुछ रिसर्च जैसे कुछ और प्रोसेसेस भी हैं जो हम इस्तेमाल करते हैं। तो अभी हम बात करेंगे सोर्सेज ऑफ ह्यूमन नॉलेज की।
तो बात करते हैं हम सोर्सेज ऑफ ह्यूमन नॉलेज की। ह्यूमन नॉलेज मतलब इंसान के पास जो भी नॉलेज है, जो भी इल्म है, जो भी मालूमात है, उसके सोर्सेज क्या हैं, इंसान किस सोर्स से, किस ज़रिए से नॉलेज को हासिल करता है। एक हमने अभी जैसे कि मैंने आपको बताया, हमने डिस्कस किया था रिसर्च। तो यहाँ पर हमारे पास दो टाइप्स होती हैं नॉलेज की सोर्सेज की, नॉलेज के सोर्सेज की। तो यहाँ पर स्ट्रक्चर्ड मेथड्स होते हैं, कुछ स्ट्रक्चर्ड सोर्सेज कह सकते हैं आप, और दूसरे होते हैं अनस्ट्रक्चर्ड सोर्सेज या मेथड्स कह लें, लर्निंग के मेथड्स कह लें या अनस्ट्रक्चर्ड सोर्सेज कह लें आप। तो क्या है स्ट्रक्चर्ड मेथड्स और ये क्या है ये अनस्ट्रक्चर्ड मेथड्स। स्ट्रक्चर्ड मेथड्स आपको नाम से ही नज़र आएगा, स्ट्रक्चर, ये ऐसे सोर्सेज हैं जिसके अंदर आपको स्ट्रक्चर नज़र आएगा। स्ट्रक्चर क्या है? स्ट्रक्चर मतलब आपको एक सिस्टमेटिक वे नज़र आएगा, आपको एक सिस्टम नज़र आएगा, आपको एक ऑर्गेनाइज्ड वे नज़र आएगा लर्निंग का। एक ऑर्गेनाइज्ड मतलब एक स्टेप बाय स्टेप, स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3, आपको स्टेप्स के साथ और एक सिस्टम के साथ ये सोर्सेज नज़र आएंगे जहाँ पर हम नॉलेज को गेन करेंगे। जबकि जो दूसरी तरफ अनस्ट्रक्चर्ड मेथड्स हैं, ये इनफॉर्मल, हम इनको इनफॉर्मल कह सकते हैं। तो हमारे पास ये अनस्ट्रक्चर्ड मेथड्स हैं। अनस्ट्रक्चर्ड मेथड्स को हम अक्सर इनफॉर्मल भी कह सकते हैं, इनफॉर्मल सोर्सेज कह सकते हैं। इनफॉर्मल सोर्सेज हम क्यों कहते हैं? क्योंकि इनके जो सोर्स हैं वो अक्सर किसी भी सिस्टम के अंडर नहीं होते, इसमें कोई सिस्टम नहीं होता। ये हो सकते हैं बिलीफ बेस्ड हो सकते हैं, मतलब ये किसी भी मजहबी या किसी यकीन की बुनियाद पर, किसी भी अकीदे की बुनियाद पर ये नॉलेज हो सकती है, या इस नॉलेज का सोर्स जो है वो कुछ भी इनफॉर्मल हो सकता है आपको किसी बड़े ने कुछ बात बताई हो। तो हम इसकी जो टाइप्स हैं, जो इसके जो सब टाइप्स हैं इसकी अनस्ट्रक्चर्ड सोर्सेज की, वो हम आगे चलकर देखते हैं। तो अनस्ट्रक्चर्ड मेथड जो ये काफ़ी फ्लेक्सिबल है, ये फ्लेक्सिबल सोर्सेज हैं। आपको ज़रूरी नहीं किसी स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस के तहत, आपको किसी स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस के तहत नॉलेज को गेन करने की ज़रूरत नहीं है। आप इसमें अपनी मर्ज़ी से जैसे आप चाहें वैसे, इसमें कोई सिस्टम नहीं है, ये सिस्टमेटिक लर्निंग या सिस्टमेटिक सोर्स नहीं है। इन्हें हम अनस्ट्रक्चर्ड मेथड्स कहते हैं, अनस्ट्रक्चर्ड सोर्सेज। दूसरी तरफ मैंने आपको जैसे बताया, स्ट्रक्चर्ड मेथड्स जो हैं इनके अंदर हमें सिस्टम, ये सिस्टमेटिक है, इनके अंदर हमें एक सिस्टम देखने को मिलता है, हमें इनकी ये ऑर्गेनाइज्ड होते हैं, ये ऑर्गेनाइज्ड होते हैं, सिस्टमेटिक होते हैं, और अक्सर ये ऑब्जेक्टिव होते हैं। ऑब्जेक्टिव का मतलब क्या है? इसके अंदर हमेशा हम, ऑब्जेक्टिव मतलब हमें कुछ डेटा देखने को मिलता है, जैसे कुछ नंबर्स या फिर कुछ भी किसी भी तरह का डेटा हो सकता है। वो नंबर्स हो सकते हैं, फिगर्स हो सकते हैं, नाम हो सकते हैं, या किसी का कुछ भी, मतलब ऐसा जो डेटा है, तो ऑब्जेक्टिव होते हैं। स्ट्रक्चर्ड मेथड्स ऑब्जेक्टिव होते हैं। इसे हम रिपीट कर सकते हैं, रिपीट करने पर हमें ये वही सेम जो है वो रिजल्ट्स देते हैं, वेरीफाइएबल होते हैं। क्योंकि ये ऑब्जेक्टिव हैं तो ये हम इनको वेरीफाई कर सकते हैं, क्योंकि ये ऑब्जेक्टिव है, इसके अंदर डेटा इन्वॉल्व है। तो इस तरह ये स्ट्रक्चर्ड मेथड्स हैं और ये अनस्ट्रक्चर्ड मेथड्स हैं। अब इनकी हम कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं, अनस्ट्रक्चर्ड मेथड्स असल में कौन कौन से हैं। तो हमारे पास जो स्ट्रक्चर्ड मेथड्स हैं उनकी हमारे पास यहाँ पर 3 एग्जांपल्स हैं। जैसे कि फर्स्ट वन है प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड। प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड जो आपको नाम से नज़र आ रहा है कि हम इस मेथड में किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। फॉर एग्जांपल, आप वार्ड में हैं, हॉस्पिटल में हैं, और आप देखते हैं कि एक इन्फ्यूजन पंप जो है, आईवी इन्फ्यूजन पंप, वो काम नहीं कर रहा। वो क्यों काम नहीं कर रहा? तो आप एक उसमें स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस के तहत आप उस मसले को हल करने की कोशिश करेंगे। नंबर 1, आप देखेंगे कि इशू क्या है। आईवी इन्फ्यूजन पंप जो है वो काम क्यों नहीं कर रहा, पेशेंट पर जो लगा हुआ है वो काम क्यों नहीं कर रहा। आप देखेंगे, आप उसके इशू को देखेंगे। सबसे पहले आप आइडेंटिफाई करेंगे कि इशू क्या है। तो आप देखेंगे सिरिंज को कि क्या कोई सिरिंज में मसला है, पंप में मसला है, या कोई ट्यूब में मसला है। तो नंबर 2, आपको कोई इशू नज़र आएगा। उस इशू को फिर आप सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, उसको एनालाइज करके आप उसको सॉल्व करेंगे।
फिर नेक्स्ट स्टेप में आप दोबारा से ऑब्जर्व करेंगे कि क्या मसले को सॉल्व करने के बाद, इशू को सॉल्व करने के बाद, क्या प्रॉब्लम जो थी, जो शुरू में जो प्रॉब्लम थी वो ख़त्म हुई या नहीं हुई। तो आप देखेंगे कि हाँ प्रॉब्लम सॉल्व हो गई है। तो ये भी एक स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस है, प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड। ये है एक स्ट्रक्चर्ड मेथड, सही है। तो दूसरे नंबर पे है साइंटिफिक मेथड। साइंटिफिक मेथड भी एक स्ट्रक्चर्ड मेथड है। अच्छा, तो साइंटिफिक मेथड जो है ये भी स्ट्रक्चर्ड मेथड है, जैसा मैंने बताया। अब आप नाम से जानते हैं साइंटिफिक। साइंटिफिक निकला है लफ्ज़ साइंस से। अब साइंस क्या है? साइंस वो होता है, एक वो सब्जेक्ट है, एक वो स्टडी है जिसमें किसी भी चीज़ को हम बैक करते हैं उसको ऑब्जर्वेशंस और मेजरमेंट से। मतलब हम यूं ही किसी बात को नहीं मान लेते, हम साइंटिफिक फैक्ट्स को या साइंटिफिक जो साइंस जो भी है साइंस, उसको हम तब मानते हैं जब हमारे पास ऑब्जर्वेशंस या मेजरमेंट्स हो, मतलब कोई डेटा हो। तो साइंटिफिक मेथड भी जो है वो रिलेटेड है डेटा से। ये भी एक स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस है, बिल्कुल प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड की तरह। इसके अंदर भी हम स्टेप बाय स्टेप, स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3, इस तरह से हम स्टेप्स के जरिए अपने नॉलेज को हासिल करते हैं। फॉर एग्जाम्पल कि आप देखते हैं कि हॉस्पिटल में आईवी इन्फेक्शन के जो रेट है वो काफ़ी बढ़ता जा रहा है। हॉस्पिटल के अंदर आप जानते होंगे कि हम आईवी कैनुलास वगैरह लगाते हैं या आईवी सिरिंज जब एडमिनिस्टर करते हैं, तो आप फील करेंगे, आप ऐसा इमेजिन करें कि आपको फील होता है कि आपके वार्ड में जो है आईवी इन्फेक्शन का रेट काफ़ी बढ़ता जा रहा है, जिसे जो इन्फेक्शन मतलब जो नीडल के इंजर्शन की जो साइट है वहाँ पर इन्फेक्शन जो है वो काफ़ी बढ़ता जा रहा है। तो आप क्या करेंगे? तो आप ऐसा करेंगे कि आप डेटा कलेक्ट करेंगे। डेटा कैसे कलेक्ट करेंगे? आप डेटा कलेक्ट करेंगे नर्सेज से या जो भी वहाँ पर जो स्टाफ है जो इन्वॉल्व है इस तरह के प्रोसेस में जिसमें वो नीडल को इंसर्ट कर रहा है, जो इस तरह के आईवी कैनुला के प्रोसेस में इन्वॉल्व है। आप उससे पूछेंगे कि वो प्रोसेस को, अपने इस प्रोसीजर को कैसे करता है। वो आपको अपना पूरा प्रोसीजर इलेबोरेट करेगा, बताएगा। तो आप इस तरह से काफ़ी जब एक पैटर्न देखेंगे, आप जब काफ़ी स्टाफ से जब सर्वे करेंगे, जब आप उनसे वर्बली पूछेंगे या जब आप डेटा कलेक्ट करेंगे, इन्फॉर्मेशन कलेक्शन जब आप करेंगे, तो आपको मालूम होगा कि काफ़ी हद तक काफ़ी नंबर जो है स्टाफ का वो प्रोसीजर से पहले हैंड वॉशिंग या हैंड सैनिटाइज़र जो है वो यूज़ नहीं करते। हैंड सैनिटाइजिंग की जो प्रोसेस है वो नहीं करते आईवी प्रोसीजर से पहले। तो आप क्या करेंगे कि आप उस डेटा को कलेक्ट करने के बाद आप कंपेयर करेंगे उस डेटा से जिस वार्ड में हो सकता है जहाँ पर रेट कम है। तो आप वहाँ पर जब स्टाफ से मालूम करेंगे तो आपको मालूम होगा कि वहाँ पर स्टाफ जो है वो प्रॉपर हैंड वॉशिंग की टेक्निक्स पर अमल करता है। इस वजह से वहाँ पर तकरीबन आपके फर्स्ट वार्ड से 60% आपके, अगर हम कंपेयर करें तो इन्फेक्शन रेट कम है कंपेयर टू द फर्स्ट वार्ड जिसमें हैंड वॉशिंग की टेक्निक नहीं है, दूसरे जिसमें हैंड वॉशिंग की टेक्निक पर अमल किया जाता है। तो ये कंपेरेटिव एक स्टडी होगी, ये एक साइंटिफिक मेथड है। आप इसमें स्टेप बाय स्टेप जो है पहले आप डेटा कलेक्ट करेंगे, अपने वार्ड से, फिर आप किसी और वार्ड से देखेंगे जहाँ पर इन्फेक्शन रेट कम है, तो आप मालूम करेंगे कि वहाँ पर रेट कम क्यों है। आपको पता चलेगा कि वहाँ पर प्रॉपर हैंड वॉशिंग की टेक्निक्स पर अमल किया जा रहा है। तो ऐसा क्या है जो आपके वार्ड में नहीं है, आपके वार्ड में हैंड वॉशिंग की टेक्निक्स पर अमल नहीं हो रहा। इस वजह से आपको नज़र आएगा कि इन्फेक्शन रेट में 60% तक फ़र्क है दोनों वार्ड में। तो आप इस कंपेरेटिव स्टडी के बाद एक कंक्लूजन निकालेंगे कि हैंड वॉशिंग की जो टेक्निक है उससे अगर हम प्रॉपरली इम्प्लीमेंट करवाएं तो इन्फेक्शन रेट को काफ़ी हद तक कम किया जा सकता है। आप इस चीज़ को पब्लिश कर देंगे और ये जो डेटा है ये क्योंकि साइंटिफिक है, आपके पास इसका डेटा मौजूद है, नंबर्स की सूरत में आपके पास पूरी स्टडी है, तो ये एक प्रूव और डिसप्रूव, मतलब इसको प्रूव या डिसप्रूव भी किया जा सकता है क्योंकि ये डेटा, ये जो स्टडी हुई आपकी साइंटिफिक स्टडी, ये एक ऑब्जेक्टिव स्टडी है। जैसा मैंने आपको शुरू में बताया था कि स्ट्रक्चर्ड मेथड जो है वो ऑब्जेक्टिव होते हैं, उसके अंदर डेटा इन्वॉल्व होता है। यहाँ पर जैसे मैंने आपको बताया था कि स्ट्रक्चर्ड मेथड्स वेरीफाइबल होते हैं, आप इनको वेरीफाई कर सकते हैं। अब कोई भी अगर कोई भी वो स्टडी दोबारा करना चाहे, वो आपके साइंटिफिक मेथड वाली स्टडी जिसमें आपने ये हैंड वॉशिंग का
जो प्रोसीजर था ये किया, तो उसको भी सेम रिजल्ट्स मिलेंगे। क्यों मिलेंगे? क्योंकि आपने जो बातें कही हैं वो आपने कहीं हवा से नहीं किया, आपने ऐसे ही कुछ भी मुंह से नहीं बोल दिया, कुछ भी अपने ख्यालों से नहीं बोला। आपने उसकी एक प्रॉपर स्टडी की है, एक साइंटिफिक स्टडी की है, और आपने डेटा उसमें इन्वॉल्व किया है। आपके पास नंबर्स हैं, आपके पास फिगर्स हैं, आपके पास स्टैट्स है। तो आपकी जो स्टडी है वो साइंटिफिक मेथड हुआ। आपके पास एक नॉलेज इन द एंड आएगी। वो क्या थी कि आप अगर प्रॉपरली, फॉर एग्जांपल हैंड वॉशिंग, जो मैंने आपको एग्जांपल दी थी कि अगर आप हैंड वॉशिंग के प्रोसेस को इम्प्लीमेंट करवाएंगे तो आपका इन्फेक्शन रेट काफ़ी हद तक कम हो जाएगा। ये आपका कंक्लूजन बन जाएगा। तो ये साइंटिफिक मेथड है, ये लीनियर है। आप इसमें हम एक लाइन में स्टेप बाय स्टेप जाते हैं, और ये ऑब्जेक्टिव है। ऑब्जेक्टिव मतलब इसमें डेटा इन्वॉल्व है। ये हम अपनी तरफ से या अपने ख्यालों से या जो स्टाफ कहना चाहे हम उससे नहीं कर रहे हैं। हम इसमें प्रॉपर डेटा को इन्वॉल्व कर रहे हैं कि कितने % लोग या कितने नंबर ऑफ स्टाफ जो है वो अपने प्रोसेस, हैंड वॉश के प्रोसेस को करते हैं और क्या कौन नहीं करते। इसमें बायस भी काफ़ी मिनिमल होता है। अब बायस क्या है? बायस मतलब फेवरेटिज्म आप इसको कह सकते हैं। जैसे आप चाहें तो, अगर तो ये साइंटिफिक स्टडी ना होती तो आप चाहते तो इस स्टडी को मोड़ सकते थे। आप अपनी तरफ से ये भी प्रूव कर सकते थे कि हाँ, हैंड वॉशिंग करने से भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन क्योंकि यहाँ पर डेटा इन्वॉल्व है तो आप इसके अंदर फेवरेटिज्म नहीं इन्वॉल्व कर सकते, क्योंकि ये ऑब्जेक्टिव है। ये बायस से मतलब फेवरेटिज्म इसमें काफ़ी मिनिमल है। इसे हम साइंटिफिक मेथड कहते हैं। अच्छा, जो चीज़ साइंटिफिक मेथड को इसकी ख़ास पहचान देती है ना, जो इसकी मतलब मेन चीज़ है, वो इसके ये स्टेप्स हैं। ये जो की स्टेप्स हैं साइंटिफिक मेथड के, यही असल में इसको साइंटिफिक मेथड बनाते हैं। अब इस स्टेप्स में क्या है इसको समझते हैं। तो जब भी हम रिसर्च में साइंटिफिक मेथड को यूज़ करते हैं तो हमारे पास सबसे पहला जो स्टेप है वो है आस्क अ क्वेश्चन अबाउट अ फिनोमेना। आपको सबसे पहले कोई क्वेश्चन करना है। क्वेश्चन क्या करना है? मान लें आप कह सकते हैं कि आप क्वेश्चन करते हैं कि मेरे वार्ड में इन्फेक्शन रेट क्यों बढ़ रहा है। अब आप इस पर रिसर्च करना चाहते हैं, इस क्वेश्चन पर। तो आप क्या करेंगे? सबसे पहले रिसर्च से भी पहले सबसे पहले तो आपको एक और प्रोसेस करना होता है, एक और स्टेप करना होता है, जिसे हम कहते हैं कंडक्ट बैकग्राउंड रिसर्च टू सी व्हाट्स ऑलरेडी नोन। इसे हम अक्सर लिटरेचर रिव्यू भी कहते हैं। लिटरेचर रिव्यू, लिटरेचर रिव्यू का मतलब है कि आप अगर कोई रिसर्च करने लगे हैं तो सबसे पहले आप ऑनलाइन देख लें, या पहले जो रिसर्च हो चुकी हैं वो देख लें कि कहीं इस टॉपिक पर, इस सवाल पर पहले से तो रिसर्च नहीं हुई। इससे आपको आइडिया हो जाएगा कि जो आप क्वेश्चन करना चाह रहे हैं उस पर पहले रिसर्च हुई है। आपको बहुत सारे क्वेश्चन के आंसर्स वहीं से मिल जाएंगे, या आप वहाँ पर अपना गैप तलाश करेंगे कि हाँ, इस चीज़ पर रिसर्च हो चुकी है, इस चीज़ पर रिसर्च हो चुकी है, लेकिन इस चीज़ पर रिसर्च नहीं हुई यहाँ पर। तो आप उस गैप को फाइंड करेंगे और उसकी रिसर्च करेंगे, वहाँ पर आप रिसर्च करेंगे। इसलिए लिटरेचर रिव्यू जो है ये एक इम्पोर्टेंट स्टेप है। इसे हम आगे चलकर मज़ीद डिटेल में पढ़ेंगे। फिलहाल आप इसे ऐसे समझ सकते हैं कि आपको रिसर्च करने से पहले आपको दूसरे लोगों की रिसर्च देखनी है कि कहीं उन्होंने भी आप ही के टॉपिक पर तो पहले से रिसर्च नहीं की हुई। फिर आप उसमें गैप तलाश करेंगे और उस गैप में आप अपनी रिसर्च करेंगे। नेक्स्ट चीज़ है हाइपोथेसिस। हाइपोथेसिस को हम सिंपली कह सकते हैं ये स्टेटमेंट होगी जिसे हम अप्रूव करने की, या इसे हम मतलब इस पर हम एक्सपेरिमेंट करेंगे और देखेंगे कि ये प्रूव होती है या नहीं होती। इसे हम हाइपोथेसिस कहते हैं। ये विच इज़ अ टेस्टेबल प्रिडिक्शन, मतलब हम इसको टेस्ट करेंगे। ये एक प्रिडिक्शन है। सिंपली हम कह सकते हैं इसको कि हम कह दें कि एक स्टेटमेंट दे दें कि हैंड वॉशिंग ना करने से इन्फेक्शन रेट बढ़ता है। अभी आपने एक हाइपोथेसिस दे दी, ये आपने अभी तक प्रूव नहीं की, तो ये एक हाइपोथेसिस है। अब आप इसको टेस्ट करेंगे। ये एक आपकी प्रिडिक्शन है। आप प्रिडिक्ट कर रहे हैं कि हाथ धोने से इन्फेक्शन रेट कम हो जाएगा, तो ये आपकी हाइपोथेसिस है। उसके बाद आप एक्सपेरिमेंट करेंगे। सबसे पहले डिज़ाइन करेंगे आप अपनी रिसर्च को, फिर आप अपनी रिसर्च को कंडक्ट करेंगे टेस्ट करने के लिए अपनी हाइपोथेसिस को, जो आपने अपनी हाइपोथेसिस जो फॉर्मुलेट की थी, आप उसको डिज़ाइन करके अपनी रिसर्च को फिर आप एक्सपेरिमेंट करेंगे। उसके बाद आप अपने डेटा को एनालाइज करेंगे और आपको एक कंक्लूजन मिलेगा कि हाँ,
हैंड वॉशिंग से, हैंड हाइजीन से इन्फेक्शन रेट कम होता है। फिर आप अपनी उस रिसर्च को जो आपने स्टडी की है उसको आप कम्युनिकेट करेंगे, अपने रिजल्ट्स को कैसे करेंगे, आप अपने कॉलेज में, अपने हॉस्पिटल में, अपने जो अथॉरिटीज़ हैं उनको देंगे, या आप उसको ऑनलाइन पब्लिश कर देंगे। तो ऐसे आप उसको कम्युनिकेट करेंगे। तो ये है साइंटिफिक मेथड और ये इसके स्टेप्स हैं। अच्छा, तो स्टूडेंट्स अभी तक आप 2-3 टर्म्स यहाँ पर देख चुके हैं जो आपको हो सकता है कंफ्यूज करें, क्योंकि ये काफ़ी मिलती जुलती हैं। जैसे आपके पास यहाँ पर एक टर्म आपको नज़र आएगी, एक तो है रिसर्च जो हमारा मेन सब्जेक्ट भी है। फिर आपको यहाँ पर अक्सर एक टर्म देखने को मिलेगी साइंटिफिक रिसर्च। अब आप सोचेंगे क्या रिसर्च और साइंटिफिक रिसर्च एक ही चीज़ है? उसके अलावा फिर आपको एक और नई टर्म आपको जो मैंने अभी हमने पहले भी पढ़ी, वो है साइंटिफिक मेथड। अब आप सोचेंगे क्या रिसर्च, साइंटिफिक रिसर्च ये क्या सेम चीज़ें हैं? फिर आप एक सवाल करेंगे कि क्या साइंटिफिक रिसर्च और क्या साइंटिफिक मेथड ये क्या है, ये सेम चीज़ें हैं या डिफरेंट चीज़ें हैं ये? तो इसका अभी हम पूरा जो डिफरेंस है वो समझते हैं कि असल में इनके दरमियान असल में रिलेशन क्या है और डिफरेंस इनके बीच में क्या है। अच्छा, तो इस फिगर को देख के आपको थोड़ा बहुत अंदाज़ा होगा कि असल में ये इनके बीच में एक ऐसे आपको एक हायरार्की देखने को मिलेगी। वैसे तो हायरार्की नहीं कहेंगे, ये एक आप समझ लें कि जो रिसर्च है वो एक अम्ब्रेला टर्म है, जिसके बाद आपके पास साइंटिफिक रिसर्च टर्म आती है। फिर आपके पास सबसे नीचे जो सबसे स्पेसिफिक चीज़ है वो है साइंटिफिक मेथड। आपको इस फिगर से अंदाज़ा होगा कि ये जो सबसे बड़ी बॉल है, आप इसको सबसे जनरल चीज़ ले लें, वो है रिसर्च। ये एक अम्ब्रेला टर्म है, ये आप समझ लें, मतलब अम्ब्रेला टर्म जिसे हम कहते हैं, जिसके अंदर बाकी टर्म्स मौजूद होती हैं। फिर उसके नीचे आती है साइंटिफिक रिसर्च, फिर सबसे स्पेसिफिक सबसे जो नीचे है वो है साइंटिफिक मेथड। अभी इनके दरमियान डिफरेंस क्या है, इनका मतलब क्या है, वो मैं आपको समझाता हूँ। अच्छा, तो सबसे पहले है हमारे पास रिसर्च। रिसर्च एक अम्ब्रेला टर्म है। अम्ब्रेला टर्म मतलब बाकी टर्म्स जो हैं वो इसके बाद आती हैं, इसके नीचे आती हैं। अब रिसर्च क्या है? रिसर्च बिल्कुल एक जनरल कंसेप्ट है, एक बिल्कुल इसमें कुछ भी स्पेसिफिक नहीं है। ये एक जनरल चीज़ है। जनरल चीज़ क्या है? अब इसके अंदर कोई भी आपको कोई साइंटिफिक रूल्स देखने को नहीं मिलेंगे। रिसर्च जो सिंपली है वो एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें हम सिंपली डेटा को कलेक्ट करते हैं, उसको एनालाइज करते हैं और उससे कुछ भी कंक्लूजन या कोई भी रिजल्ट्स निकाल लेते हैं। लाजमी नहीं है कि इसके अंदर हम कोई ख़ास स्ट्रिक्ट रूल्स को फॉलो करें, जैसे साइंटिफिक रूल्स या कोई साइंटिफिक मेथड। ठीक है, ये एक बिल्कुल जनरल चीज़ है। इसके अंदर कुछ भी स्पेसिफिक या कोई ख़ास साइंटिफिक स्ट्रिक्ट रूल्स नहीं है, कोई सख्त रूल नहीं कि आपको इन रूल्स पर चलना है, इन स्टेप्स पर चलना है। इसमें सिंपली हम डेटा को कलेक्ट करते हैं, उसको एनालाइज करते हैं और फिर हम एक रिज़ल्ट निकालते हैं, कंक्लूजन निकालते हैं। अब रिसर्च जो है ये कोई स्पेसिफिकली किसी ख़ास फील्ड के लिए नहीं है, क्योंकि ये जनरल कंसेप्ट है। तो ये हो सकता है आप इसे बिज़नेस में यूज़ कर सकते हैं, आप इसको लिटरेचर में यूज़ कर सकते हैं, आप इसको नर्सिंग में यूज़ कर सकते हैं, आप इसको एग्रीकल्चर में यूज़ कर सकते हैं। तो ये एक जनरल कंसेप्ट है जिसे आप किसी भी फील्ड में यूज़ कर सकते हैं। दूसरा, इसके अंदर कोई ख़ास स्ट्रिक्ट रूल्स नहीं है कि आपको इन्हीं स्टेप्स पर चलना है। सिंपली इसमें आपको बस डेटा कलेक्ट करना है, उसको एनालाइज करना है और आपको एक कंक्लूजन मिलेगा। अब इसकी एग्जांपल क्या है? एग्जांपल आपको किसी भी फील्ड में मिल जाएगी। मान लें आप लाइब्रेरी में बैठे किसी तारीख दान को देखते हैं, जिसे हम हिस्टोरियन भी कहते हैं। तो वो क्या कर रहा है? वो रिसर्च कर रहा है किसी भी तारीख के टॉपिक पर, किसी भी तारीख के मौजू पर। जैसे मान लें वो मुग़ल सल्तनत पर कुछ भी रिसर्च कर रहा है, तो वो क्या कर रहा है? वो सिंपली बुक्स पढ़ रहा है और उसमें से डेटा को कलेक्ट करता है, फिर उसको एनालाइज करता है और एक अपना कुछ भी कंक्लूजन निकाल लेता है या कुछ भी अपनी जो स्टडी है वो कंप्लीट कर लेता है। तो इसमें उसने कोई ख़ास ऐसे कोई स्ट्रिक्ट रूल्स को फॉलो नहीं किया या वो स्ट्रिक्टली कोई नर्सिंग की उसने रिसर्च नहीं की। ये सिंपली एक जनरल कंसेप्ट है, सिंपली एक जनरल कंसेप्ट जिसमें कोई रूल्स नहीं है, कोई ख़ास स्ट्रिक्ट रूल्स नहीं। इसे किसी भी फील्ड में यूज़ किया जा सकता है। तो ये है रिसर्च। ये एक ब्रॉड सिस्टमैटिक इन्वेस्टिगेशन है। इन्वेस्टिगेशन मतलब आप खोजबीन करेंगे, आप डेटा को खोजेंगे और उसमें से फिर आपको कंक्लूजन मिलेगा, डेटा इन्वेस्टिगेट करेंगे। तो ये एक ब्रॉड सिस्टमैटिक इन्वेस्टिगेशन, एक ब्रॉड कंसेप्ट है।
उसके बाद आता है साइंटिफिक रिसर्च। अच्छा, साइंटिफिक रिसर्च जो है ये एक सबसेट टर्म है, मतलब ये रिसर्च की छोटी बेटी समझ लें आप इसको, ये उसकी एक सबसेट है, एक सबसेट टर्म है, मतलब उससे नीचे एक टर्म है। अब साइंटिफिक रिसर्च क्या है? वो रिसर्च जिसमें हम स्ट्रिक्टली साइंटिफिक रूल्स को फॉलो करते हैं, उनको हम साइंटिफिक रिसर्च कहते हैं, जिनमें हम स्ट्रिक्टली साइंस के रूल्स को फॉलो करें। अब ये लाजमी नहीं है कि हम इसको, मतलब इसमें ये फ्लेक्सिबिलिटी नहीं है कि हम इसको हर फील्ड में इस्तेमाल करें, जैसे हम इसको फ़िलासफ़ी में इस्तेमाल करें या बिज़नेस में इस्तेमाल करें, ऐसा नहीं है। साइंटिफिक रिसर्च जो रिसर्चेज हैं ये स्ट्रिक्टली जो है इन्हें हम सिर्फ साइंटिफिक फील्ड्स में इस्तेमाल करते हैं, साइंटिफिक फील्ड्स में, जैसे मेडिसिन में या नर्सिंग में या बायोलॉजी में। ऐसी जो साइंटिफिक स्टडीज़ हैं, साइंटिफिक फील्ड्स हैं, हम सिर्फ उन्हीं में साइंटिफिक रिसर्च को इस्तेमाल करेंगे। अब साइंटिफिक रूल्स क्या होते हैं? साइंटिफिक रूल्स आपको ये कहते हैं कि आपका जो डेटा है वो, आपकी जो रिसर्च है वो ऑब्जेक्टिव होनी चाहिए, मतलब उसमें डेटा इन्वॉल्व हो, वो उसमें सिर्फ बातें ना हो, आप उसको डेटा से प्रूव भी करें, आपके पास फिगर्स हों, स्टैट्स हों, नंबर्स हों, आपके पास एविडेंस हो, आप इस स्टडी को रिपीट कर सकें और आपको सेम रिजल्ट्स मिलें, मतलब रिपीटेबिलिटी, ये रिपीटेबल हो। तो ये साइंटिफिक रिसर्च है, ये जनरल नहीं है, ये हर फील्ड में अप्लाई नहीं हो सकती, ये स्पेसिफिकली जो सिर्फ साइंटिफिक जो फील्ड्स हैं जैसे मेडिसिन, नर्सिंग, बायोलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, इस तरह की उन फील्ड्स में अप्लाई होगा। इनमें साइंटिफिक रूल्स लगेंगे, जैसे कि आपकी स्टडी जो है वो ऑब्जेक्टिव हो, उसके अंदर आपको डेटा इन्वॉल्व करना है, एविडेंस हो, आपके पास सबूत हो, रिपीटेबल हो, क्योंकि वो ऑब्जेक्टिव है, उसमें नंबर्स इन्वॉल्व हैं, तो हम उसको रिपीट जब करें तो हमारे पास सेम रिजल्ट्स आने चाहिए। तो ये है साइंटिफिक रिसर्च। अच्छा, तो नेक्स्ट चीज़ है वो है साइंटिफिक मेथड। अब जो आपने ऊपर चीज़ें देखी हैं, रिसर्च और साइंटिफिक रिसर्च, ये दोनों अपने आप में कंसेप्ट्स हैं। जैसे रिसर्च जो है वो एक पूरा कंसेप्ट है, साइंटिफिक रिसर्च एक कंसेप्ट है, लेकिन जो साइंटिफिक मेथड है ये असल में एक कंसेप्ट नहीं, ये एक टूल है। टूल कैसे है? साइंटिफिक मेथड वो टूल है जिसे हम साइंटिफिक रिसर्च करते हुए यूज़ करते हैं। अब साइंटिफिक मेथड क्या है? इसे हम अभी कुछ देर पहले ही डिटेल में पढ़कर आए हैं। ये एक स्पेसिफिक टूल है जो हम साइंटिफिक रिसर्च करते हुए यूज़ करते हैं। अब साइंटिफिक मेथड क्या है? साइंटिफिक मेथड हमें कुछ खास स्टेप्स फॉलो करने का कहता है, इसी को ही हम साइंटिफिक मेथड कहते हैं। साइंटिफिक मेथड जो है ये टूल है जिसमें हम इन स्टेप्स को यूज़ करते हैं अपनी साइंटिफिक रिसर्च में। किसमें यूज़ करेंगे? साइंटिफिक रिसर्च में। जो टूल हम साइंटिफिक रिसर्च को करते हुए इस्तेमाल करते हैं उसको हम साइंटिफिक मेथड कहते हैं। अब इस साइंटिफिक मेथड में ये स्टेप्स हैं जिन्हें हम पहले पढ़कर आए थे। कैसे? आप सबसे पहले एक क्वेश्चन करेंगे एक फिनोमिना के बारे में। आप कोई भी सवाल करेंगे कि कोई भी, फॉर एग्जांपल आप सवाल करेंगे कि क्या ड्रग ए जो है, मान लें हम एक दवाई लेते हैं जिसका नाम रखते हैं ए, क्या ये सर दर्द को ख़त्म करेगी या नहीं, हेडेक को ख़त्म करेगी या नहीं। तो ये आपका एक क्वेश्चन हो गया। फिर आप उस सवाल पर आप बैकग्राउंड रिसर्च को मतलब रिसर्च जो उस पर पहले हो चुकी हैं आप उनको चेक करेंगे, जिसे हम लिटरेचर रिव्यू भी कहते हैं इस टर्म को, जिसे हम आगे चलकर मज़ीद डिटेल में पढ़ेंगे। आप बैकग्राउंड रिसर्च करके देखेंगे कि क्या आपके जो उस क्वेश्चन है उस पर, आपके इस क्वेश्चन पर पहले से तो कोई रिसर्च तो नहीं हुई, तो आप कंडक्ट करेंगे बैकग्राउंड रिसर्च। फिर आप एक हाइपोथेसिस बनाएंगे, मतलब आप खुद से एक प्रिडिक्शन करेंगे उस सवाल से लेकर। आप कहेंगे कि जो ड्रग ए है, मतलब जो आपके पास दवाई है, वो सर दर्द को ख़त्म करती है, कम करती है या ख़त्म करती है। तो आपने एक हाइपोथेसिस बना लेनी है। फिर आपने जो मेन स्टडी है, जो मेन एक्सपेरिमेंट है, उसको डिज़ाइन करना है। फिर आपने उसको कंडक्ट करना है एक्सपेरिमेंट को, ठीक है। फिर आपने उसके बाद आपको कुछ डेटा मिलेगा, आपने उस डेटा को एनालाइज करना है। डेटा एनालाइज करने के बाद आपके पास कंक्लूजन आ जाएगा। फिर आप उस कंक्लूजन को पब्लिश कर सकते हैं या अपने दोस्तों के साथ या अपनी जो सुपीरियर आपके अथॉरिटीज़ हैं उनके साथ आप रिजल्ट्स को शेयर करेंगे। तो इस तरह से ये साइंटिफिक मेथड है जो एक स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस है जिसे हम यूज़ करते हैं साइंटिफिक रिसर्च को करते हुए। तो साइंटिफिक मेथड जो है ये एक टूल है
तो ये है रिसर्च की 3 कंसेप्ट जिन्हें हमने अभी डिस्कस किया और इनके दरमियान क्या डिफरेंस है वो आपको समझ आया। रिसर्च क्या है? रिसर्च एक जनरल और एक अम्ब्रेला टर्म है जिसके नीचे फिर आती है साइंटिफिक रिसर्च। ये रिसर्च की वो टाइप है जिसमें हम स्पेसिफिकली साइंटिफिक रूल्स को फॉलो करते हैं, मतलब साइंसी कायदे कानून फॉलो करते हैं। साइंसी क्या है कायदे कानून? कि आपकी जो रिसर्च है वो ऑब्जेक्टिव होनी चाहिए। ऑब्जेक्टिव मतलब उसके अंदर सिर्फ किसी की कही गई बातें ना हो, उसमें आपके पास डेटा हो, आपके पास नंबर्स हों, आपके पास स्टैट्स हों, आपके पास फिगर्स हों, आपके पास एविडेंस हो, सबूत हो, और उस साइंटिफिक रिसर्च को हम रिपीट कर सकें और हमें वो लगभग सेम रिजल्ट्स दे। तो ये कुछ साइंटिफिक रूल्स हैं जिन्हें फॉलो करें तो आपकी जो रिसर्च है वो फिर साइंटिफिक रिसर्च कहलाती है। साइंटिफिक रिसर्च हर फील्ड में यूज़ नहीं कर सकते, इसे हम स्पेसिफिकली साइंटिफिक फील्ड्स जो हैं जैसे कि फॉर एग्जांपल मेडिसिन, नर्सिंग, बायोलॉजी या केमिस्ट्री, इस तरह की जो साइंटिफिक फील्ड्स हैं उनमें हम यूज़ करते हैं। और फिर इसके अंदर साइंटिफिक रिसर्च को कंडक्ट करते हुए हम एक ख़ास टूल यूज़ करते हैं, उस टूल को हम साइंटिफिक मेथड कहते हैं। इस साइंटिफिक मेथड में कुछ खास स्टेप्स होते हैं, हम उन स्टेप्स को एक एक करके फॉलो करते हैं और इस तरह हमारी साइंटिफिक रिसर्च जो है वो कंप्लीट होती है। तो साइंटिफिक रिसर्च के पर्पसेस क्या हैं? अब हम इस साइंटिफिक रिसर्च के पर्पसेस पे बात करते हैं। अच्छा, अब हम पढ़ते हैं साइंटिफिक रिसर्च के नर्सिंग में क्या काम है, इसका नर्सिंग में मकसद क्या है पढ़ने का, इसका पर्पस क्या है यूज़ करने का इसको नर्सिंग में। तो इसके यहाँ पर हमें 5 मेन पर्पसेस नज़र आ रहे हैं। इम्प्रूविंग पेशेंट आउटकम्स एंड सेफ्टी, मतलब मरीज़ों की या जो पेशेंट्स हैं मतलब मरीज़, उनकी सेफ्टी को इम्प्रूव किया जाए, उनका ख्याल हम अच्छे से रख पाएँ और उनके इलाज की जो सहूलियात हैं उनको बेहतर किया जाए। शेपिंग एंड रिफाइनिंग नर्सिंग प्रैक्टिसेस, मतलब जो हम नर्सिंग की जो प्रैक्टिसेस हैं, जो नर्सिंग प्रोसीजर्स हैं, उनको बेहतर किया जाए, रिफ़ाइन किया जाए और उनको शेप किया जाए जैसी भी हमारी प्रोसीजर्स हैं नर्सिस के। डेवलपिंग न्यू नॉलेज, नई नॉलेज को डेवलप किया जाए और थ्योरीज़ बनाई जाएं ताकि इससे नर्सिंग की जो नॉलेज है वो इंक्रीज़ हो। हेल्थ पॉलिसी को हम इन्फ्लुएंस कर सकते हैं, हम अपनी नर्सिंग की जो भी पॉलिसीज़ हैं, हेल्थ पॉलिसीज़ हैं, उनके हम भी एक पार्ट बन सकते हैं कि कैसे पेशेंट्स को, क्योंकि नर्सिस को पता है कि पेशेंट्स की क्या नीड्स हैं, सोसाइटी की, कम्युनिटी को क्या चाहिए और कैसे हम पॉलिसी मेकिंग में नर्सिंग रिसर्च को, साइंटिफिक रिसर्च को यूज़ कर सकते हैं हेल्थ केयर सिस्टम्स बनाने में। प्रोफेशनल डेवलपमेंट को इन्हेंस करने के लिए और नर्सिंग एजुकेशन को भी इम्प्रूव करने के लिए साइंटिफिक रिसर्च की जाती है। अब इसको मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन करता हूँ डिटेल में। अच्छा, अब हम बात करते हैं कि फर्स्ट जो हमारा मेन पर्पज़ है, इम्प्रूविंग पेशेंट आउटकम्स एंड सेफ्टी। कैसे साइंटिफिक रिसर्च जो है वो पेशेंट के जो आउटकम्स हैं उनको कैसे इम्प्रूव कर सकती है, हम इसको देखेंगे। अच्छा, आप जानते होंगे एज अ नर्स, एज अ हेल्थ केयर प्रोफेशनल कि पेशेंट के साथ जब हम इन्वॉल्व होते हैं तो हम कोई एक प्रोसेस नहीं उनके साथ करते, हम मल्टीपल प्रोसेस को करते हैं और एक प्रोसेस को करने की भी मल्टीपल टेक्निक्स होती हैं। मतलब अगर आप आईवी कैथेटर, मतलब आईवी कैनुला कर रहे हैं और उसको आप अगर देखें तो मुख्तलिफ लोगों की अलग अलग टेक्निक्स हैं उसको करने की। कोई किसी तरीके से करेगा, कोई किसी तरीके से करेगा, तो सबके अलग अलग टेक्निक्स हैं। इसी तरह हम पेशेंट्स को ट्रीट करने के लिए अलग अलग ड्रग्स का भी यूज़ करते हैं। हम हो सकता है फॉर एग्जांपल ड्रग ए यूज़ करें, ड्रग बी यूज़ करें, ड्रग सी यूज़ करें, जो हमें लेकर तो जाएगी पेशेंट आउटकम्स तक, लेकिन उनमें से कौन सी बेस्ट है इस चीज़ का अंदाज़ा लगाने के लिए हम साइंटिफिक रिसर्च को यूज़ करेंगे, ताकि हम सिर्फ जो सबसे बेस्ट वन है उसको ज़्यादा यूज़ करें, बाकी को रूल आउट कर दें। इसी तरह जो मैंने पहले बताया कि हम जो हमारी जो टेक्निक्स हैं उनके अंदर हम बेस्ट टेक्निक को आइडेंटिफाई करने के लिए नर्सिंग साइंटिफिक रिसर्च को यूज़ करेंगे। इससे क्या होगा, जब हमें पता चलेगा कि इन दो में से ये टेक्निक जो है ये कंफर्टेबल है पेशेंट के लिए, ये ज़्यादा अच्छे से क्योर करती है प्रॉब्लम को, मतलब जो भी प्रॉब्लम है उसको ज़्यादा अच्छे से ये ट्रीट करती है, ये वाली टेक्निक 1 कह सकते हैं हम इसको, टेक्निक 1। मतलब ये ओवरऑल ये हमें एक रिसर्च बताती है कि ये बेस्ट है।
तो हम क्या करेंगे, बजाय हम उस दूसरी टेक्निक को यूज़ करने के जो शायद उतनी कंफर्टेबल नहीं है या उस तरीके से हमारी प्रॉब्लम को ट्रीट नहीं करती, हम उसको ख़त्म करके हम इसको ज़्यादा यूज़ करेंगे। इससे क्या होगा कि हमें पेशेंट आउटकम जो है वो ज़्यादा पॉजिटिव मिलेगा, क्योंकि हम पहले ये वाली भी यूज़ कर रहे थे जो हमें रिजल्ट्स उतने अच्छे नहीं दे रही थी। तो रिसर्च के बाद हमें ये पता लगेगा कि ये टेक्निक जो है ये ज़्यादा बेहतर है, ये कंफर्टेबल है, ये अच्छी है, इसमें जो ट्रीटमेंट रेशो है, ट्रीटमेंट का जो परसेंटेज है वो ज़्यादा बेहतर है, तो हम इसको ज़्यादा यूज़ करेंगे। इसी तरह हमारे पास अगर ड्रग्स हैं, मान लो फॉर एग्जांपल हमारे पास 3 ड्रग्स हैं, ड्रग ए, ड्रग बी, ड्रग सी, हम देखेंगे कौन सी जो है वो साइड इफ़ेक्ट सबसे कम देती है। हमें मालूम फॉर एग्जांपल पता चलता है कि ड्रग बी जो है उसके साइड इफ़ेक्ट्स जो हैं वो कम हैं। हमें पता चलता है कि ये जो है जल्दी असर करती है, इसका जो टाइम है अपना असर दिखाने का, इफेक्ट दिखाने का वो कम है, मतलब ये फ़ौरन असर करेगी, ये कंफर्टेबल है, इसमें कोई साइड इफ़ेक्ट्स नहीं है। कंपेयर करें अगर हम इनको बाकियों से, तो बाकी जो हैं उनमें साइड इफ़ेक्ट्स हो सकता है ज़्यादा हों, या वो थोड़ी तकलीफ़ देती हों, या उनका जो ट्रीटमेंट का जो परसेंटेज है वो इतनी अच्छी ना हो, रिजल्ट्स इतने अच्छे ना आते हो। तो हम क्या करते हैं, इनको रूल आउट कर देते हैं, हम इनको यूज़ नहीं करेंगे ज़्यादा, हम उस बेहतर वाली ड्रग को ज़्यादा यूज़ करेंगे जो हमने रिसर्च में देखा कि ये बेस्ट है। तो इस तरह से हम इन ऐसी कंपैरेटिव स्टडीज़ करके और दूसरे साइंटिफिक रिसर्च को परफॉर्म करके हम पेशेंट के आउटकम्स को इम्प्रूव करते हैं। फॉर एग्जांपल हम एक और एग्जांपल इसकी बात करें, रिसर्च अब कुछ बताती हैं कि अगर हम बेड रिडन पेशेंट्स जो हैं, मतलब जो वार्ड में कई घंटों तक बेड पर पड़े रहते हैं जो मरीज़, अगर हम उनको हर 2 घंटे बाद रेगुलरली उनकी पोजीशनिंग करवाएं, उनको करवट दिलवाएं, उनकी पोजीशनिंग करवाएं, चेंज करवाएं उनकी पोजीशन, तो इससे जो बेड सोर्स हैं, प्रेशर अल्सर्स जिन्हें कहते हैं, वो सिग्निफिकेंटली ड्रॉप हो जाते हैं, कम हो जाते हैं। बेड सोर्स का ख़तरा काफ़ी हद तक कम हो जाता है। अब ये चीज़ हमें किसने बताई? ये साइंटिफिक रिसर्च ने बताई। साइंटिफिक रिसर्च हमें बताता है कि हमें कौन सी चीज़ें जो हैं वो पेशेंट के हक़ में क्या चीज़ें बेहतर हैं, जिससे हम पेशेंट के आउटकम्स को इम्प्रूव कर सकते हैं। तो इस तरह हम साइंटिफिक रिसर्च को यूज़ करते हैं। अच्छा, नेक्स्ट पर्पज़ है साइंटिफिक रिसर्च का शेपिंग एंड रिफाइनिंग नर्सिंग प्रैक्टिसेस। मतलब हम नर्सिंग प्रैक्टिसेस को शेप कर देंगे और कैसे रिफाइन करते हैं साइंटिफिक रिसर्च को यूज़ करके, ये क्या पर्पज़ है। अच्छा, आप जानते हैं कि नर्सिंग जो है वो कोई स्टैटिक फील्ड नहीं है। ऐसा नहीं है स्टैटिक मतलब ये कोई थमी हुई फील्ड नहीं है, एक जगह कोई रुकी नहीं हुई। ऐसा नहीं है कि नर्सिंग जो चीज़ें हम 30 साल पहले करते थे, आज भी हम 30 साल बाद भी वो चीज़ें वैसी की वैसी करें, ऐसा नहीं है। नर्सिंग स्टैटिक नहीं है, नर्सिंग एवॉल्व करती है। एवॉल्व कैसे करती है? साइंटिफिक रिसर्च के ज़रिए। जो चीज़ें हम 30 साल पहले करते थे वो आज हमने हो सकता है इसलिए छोड़ दी क्योंकि साइंटिफिक रिसर्च हमें बताती है कि वो चीज़ें उतनी इफेक्टिव नहीं थी। मान लें हम 30 साल पहले ये ड्रग्स यूज़ करते थे, लेकिन आज हम ये ड्रग्स इसलिए यूज़ नहीं करते क्योंकि साइंटिफिक रिसर्च बताती है कि ये उतनी इफेक्टिव नहीं है, ये ड्रग इतनी ज़्यादा इफेक्टिव है, तो हम इसको ज़्यादा यूज़ करेंगे, इन दोनों को ज़्यादा यूज़ नहीं करेंगे। तो इस तरह से हमारी जो नर्सिंग की प्रैक्टिसेस है, मान लीजिए जो दूसरी टेक्निक्स हैं, ये तो ड्रग्स हो गए ना, दूसरी टेक्निक्स जो हैं हम उनको भी एवॉल्व करते हैं, हम उन्हें भी बेहतर करते जाते हैं। एवॉल्व होती है नर्सिंग। हम जो लेस इफेक्टिव जो टेक्निक्स हैं उनको ख़त्म कर देंगे, हम जो ज़्यादा इफेक्टिव हैं उनको यूज़ करेंगे। तो इस तरह से हम नर्सिंग की जो प्रैक्टिसेस हैं उनको शेप करते हैं, रिफाइन करते हैं, मतलब बेहतर बनाते हैं नर्सिंग की प्रैक्टिसेस को। फॉर एग्जांपल आपके साथ एक एग्जांपल शेयर करूं तो आज से कुछ टाइम पहले हम जब वूंड केयर करते थे, वूंड केयर मतलब ज़ख़म वगैरह को साफ़ करने के लिए, उसकी केयर करने के लिए, उस वक्त एक केमिकल यूज़ किया जाता था, हाइड्रोजन पेरोक्साइड। काफ़ी कुछ टाइम पहले हाइड्रोजन पेरोक्साइड, उस टाइम हमें पता नहीं था कि ये ड्रग जो है, ये जो केमिकल है, ये बैक्टीरिया और इस तरह की जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं उनको तो ये किल करता ही है, लेकिन ये साथ साथ जो हेल्दी टिश्यूज़ थे ना, उनको भी ये डैमेज करता था। अब उस टाइम क्योंकि रिसर्च नहीं हुई थी, हेल्दी टिश्यूज़ को ये डैमेज करता था हाइड्रोजन पेरोक्साइड। उस वक्त क्योंकि रिसर्च नहीं थी तो हमें इस चीज़ का मालूम नहीं था। अब जो मॉडर्न रिसर्च आ रही है, जब हम साइंटिफिक रिसर्च करते हैं तो हमें पता चलता है कि हाइड्रोजन पेरोक्साइड हेल्दी टिश्यूज़ के लिए भी एक ख़तरा है। तो हमने इसको अब कुछ रिसर्च के बाद हमने इसको यूज़ करना बंद कर दिया है। अब हम दूसरे केमिकल्स यूज़ करते हैं। तो इस तरह से हमारी नर्सिंग प्रैक्टिसेस को इम्प्रूव करता है साइंटिफिक रिसर्च। अच्छा, नेक्स्ट पर्पज़ है डेवलपिंग न्यू नॉलेज एंड थ्योरीज।
नर्सिंग में जो साइंटिफिक रिसर्च है वो नई नॉलेज को भी डेवलप करता है, मतलब हम अपने लिए नया इल्म खुद से तलाश करते हैं और थ्योरीज़ बनाते हैं। अब पहले ये चीज़ थी जब साइंटिफिक रिसर्च उतनी कॉमन नहीं हुई थी नर्सिंग में, तब नर्सिंग जो थी वो एक इन्फीरियर फील्ड समझी जाती थी या एक डॉक्टर्स असिस्टेंट समझे जाते थे नर्सेज, क्योंकि नर्सेज की अपनी कोई थ्योरीज़ नहीं थी, उनका अपना कोई नॉलेज नहीं था। लेकिन साइंटिफिक रिसर्च ने आकर नई नई डिस्कवरीज़ की, उसने पेशेंट के बारे में काफ़ी अच्छे से हमें एलेबोरेट किया, उसने हमें थ्योरीज़ दी पेशेंट के बिहेवियर के बारे में। जब हमने रिसर्च की तो हमें पेशेंट के बिहेवियर के बारे में पता चला, हमें साइकोलॉजी पता चली, हमें पेशेंट की हेल्थ के बारे में अंदाज़ा हुआ, हमें मतलब कुछ पैटर्न हमें दिया। किसने दिया? हमें साइंटिफिक रिसर्च ने। मतलब पहले होता था कि हमारी कोई थ्योरीज़ नहीं थी, हमारी कोई अपनी नॉलेज नहीं थी जो हम प्रोड्यूस करते थे, हमें जो मतलब डॉक्टर्स की तरफ से ऑर्डर मिला या जो उसने बोला वो हम करते थे। लेकिन साइंटिफिक रिसर्च के बाद अब नर्सेज जो हैं वो अपनी खुद से थ्योरीज़ प्रोड्यूस कर रही हैं और अपनी नॉलेज को खुद डेवलप कर रही हैं। वो पेशेंट के बिहेवियर को बेहतर समझ रहे हैं, हम पेशेंट की साइकोलॉजी को समझ रहे हैं, हेल्थ के पैटर्न्स को, मतलब हम समझ रहे हैं कि कौन सी प्रोसीजर्स, कौन सी टेक्निक्स जो हैं वो बेहतर हैं, किस तरह हम पेशेंट को एजुकेट कर सकते हैं, पेशेंट को बेहतर तरीके से क्योर कर सकते हैं, बेहतर तरीके से ठीक कर सकते हैं। तो ये चीज़ें हमें रिसर्च ने दी हैं, ये हम खुद से अपनी नॉलेज को प्रोड्यूस कर सकें और हम अब किसी के असिस्टेंट नहीं, हम अपनी नॉलेज को खुद प्रोड्यूस कर सकते हैं, हम अपनी खुद से थ्योरीज़ को प्रपोज कर सकते हैं और फिर उनको चेक कर सकते हैं, उन पर रिसर्च कर सकते हैं। इस तरह से साइंटिफिक रिसर्च जो है वो न्यू नॉलेज डेवलप करता है नर्सिंग की फील्ड में। अच्छा, साइंटिफिक रिसर्च का जो नेक्स्ट पर्पज़ है वो है इन्फ्लुएंसिंग हेल्थ पॉलिसी एंड हेल्थ केयर सिस्टम्स। हेल्थ केयर सिस्टम्स अक्सर गवर्नमेंट्स बनाती हैं, तो अब इसमें साइंटिफिक रिसर्च का नर्सेज जो है उनका क्या रोल है। साइंटिफिक रिसर्च जो है वो हमें नर्सेज को इनेबल करता है, हमें इस काबिल बनाता है कि हम हेल्थ पॉलिसी मेकिंग में भी पार्ट बन सकें, एक हिस्सेदार बन सकें। कैसे? जब हम रिसर्च करेंगे तो हमारे पास डेटा मौजूद होगा कि पेशेंट की क्या नीड्स हैं, पेशेंट को किस टेक्निक से ज़्यादा फ़ायदा पहुंचता है या किन तरीक़ों से हम पेशेंट्स को, क्लाइंट्स को, कम्युनिटी को ज़्यादा फ़ायदा दे सकते हैं, क्या चीज़ें जो हैं ज़्यादा ख़तरनाक हैं, कौन से ड्रग्स जो हैं वो ज़्यादा इफ़ेक्टिव हैं। तो ये सब चीज़ें क्योंकि हमें साइंटिफिक रिसर्च देती है तो हम इस चीज़ से हेल्थ पॉलिसी मेकिंग में इसे हम यूज़ कर सकते हैं। गवर्नमेंट्स पॉलिसीज़ बनाती है तो हम उन पॉलिसी मेकिंग में हिस्सा बन सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, अब कुछ रिसर्चेज सामने आई हैं जो बताती हैं कि अगर पेशेंट टू नर्स रेशो, मतलब पेशेंट टू जो नर्स रेशो होता है, अगर उसमें आप पेशेंट बहुत ज़्यादा बढ़ा देते हैं तो नर्स पर बहुत ज़्यादा स्ट्रेस आ जाता है, जिसकी वजह से मोर्टेलिटी रेट जो है वो बढ़ जाता है क्लाइंट्स का, पेशेंट्स का। मतलब इस पर कुछ रिसर्च सामने आई है जो बताती हैं कि अगर आप एक नर्स को ओवरबर्डन कर दें, उसके ऊपर उसको रिस्पॉन्सिबल कर दें बहुत ज़्यादा पेशेंट्स के लिए कि वो उसको हैंडल ही ना कर पाए, तो इसकी वजह से मोर्टेलिटी रेट पेशेंट्स में काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाता है। तो इससे क्या होता है कि गवर्नमेंट जो है वो हेल्थ पॉलिसीज़ बनाती हैं हॉस्पिटल्स के लिए, और या हॉस्पिटल्स जो हैं वो अपने पॉलिसीज़ बनाते हैं कि हम एक ख़ास स्पेसिफिक नंबर से एक्सीड नहीं करेंगे, उससे तजावुज़ नहीं करेंगे कि फॉर एग्ज़ाम्पल हम 2 पेशेंट्स देंगे पर नर्स किसी आईसीयू में, ताकि नर्स ओवरबर्डन ना हो जाए और मोर्टेलिटी रेट जो है वो कम से कम रहे। तो इस तरह से हम जब रिसर्च करते हैं तो उस रिसर्च को जब हम प्रेजेंट करेंगे अथॉरिटीज़ को, गवर्नमेंट्स को या हेल्थ पॉलिसी मेकर्स को, तो इससे उन्हें फ़ायदा पहुंचता है, वो बेहतर पॉलिसी बना सकते हैं, बेहतर सिस्टम्स बना सकते हैं, जिससे पेशेंट केयर में, नर्सिंग में इम्प्रूवमेंट आए, जिसमें उससे नर्सिंग को फ़ायदा पहुँचे। तो इस तरह साइंटिफिक रिसर्च का फ़ायदा सिर्फ पेशेंट्स को नहीं पहुँचता, इससे हेल्थ केयर सिस्टम्स भी बनाने में हमें मदद मिलती है, हेल्थ केयर सिस्टम्स को भी फ़ायदा पहुंचता है। नेक्स्ट पर्पज़ है इन्हेंसिंग प्रोफेशनल डेवलपमेंट एंड एजुकेशन। जब कोई नर्स ट्रेन हो रही होती है, जब हम उसको करिकुलम देते हैं, जब उसको पढ़ाया जाता है, तो इसमें भी साइंटिफिक रिसर्च जो है वो एक मेन रोल प्ले करता है प्रोफेशनल डेवलपमेंट में और एजुकेशन में नर्सेज़ के लिए। अगर साइंटिफिक रिसर्च ना होती तो जो नर्सेज़ हैं, जो स्टूडेंट नर्सेज़ हैं, वो रिपीट करते रहते उसी करिकुलम को, उसी आउटडेटेड सिलेबस को सालों साल पढ़ते रहते, आउटडेटेड सिलेबस हम सालों साल तक पढ़ते रहते। लेकिन क्योंकि जैसे जैसे साइंटिफिक रिसर्च हो रही है तो सामने आ रहा है, नई नॉलेज सामने आ रही है, नई टेक्निक्स सामने आ रही हैं,
जिनसे हम स्टूडेंट नर्सेज को बेहतर तरीके से ट्रेन कर सकते हैं, जिनसे उनको बेहतर तरीके से एजुकेट किया जा सकता है। तो इस तरह से साइंटिफिक रिसर्च के बहुत ज़्यादा बेनिफिट्स हैं और इसके ये मेन पर्पसेस हैं जिसकी वजह से हम इसको नर्सिंग में यूज़ करते हैं। ये इसकी अहमियत है साइंटिफिक रिसर्च की। ये इसके 5 पॉइंट्स, उम्मीद है आपको ये समझ में आए होंगे। चलें अब नेक्स्ट हम बात करते हैं लिमिटेशंस ऑफ साइंटिफिक मेथड। मतलब साइंटिफिक रिसर्च के अंदर जो हम इस साइंटिफिक मेथड को यूज़ करते हैं इसकी कुछ लिमिटेशंस हैं। ऐसा नहीं है कि ये साइंटिफिक रिसर्च जो है ये कम्प्लीटली परफेक्ट प्रोसेस है, ऐसा नहीं है। इसमें भी कुछ लिमिटेशंस हैं, इसके अंदर भी कुछ चीज़ें हैं, कुछ कमियां कोताहियां हैं, कुछ हुदूद हैं, इसकी कुछ हदें हैं जो ये पार नहीं कर सकता, जिन पर ये काम नहीं कर सकता। तो क्या है? सबसे पहले है नॉट ऑल क्वेश्चंस कैन बी टेस्टेड। मतलब हर सवाल को हम टेस्ट नहीं कर सकते। कैसे? ये क्या बात कहना चाह रहे हैं? आप जानते होंगे कि साइंटिफिक मेथड को हमने शुरू में बात की थी। साइंटिफिक मेथड वो मेथड मतलब ये वो टूल है जिसमें अंदर हम एक स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस को इस्तेमाल करते थे। और ये एक और चीज़ थी कि ये ऑब्जेक्टिव था। ऑब्जेक्टिव मतलब जिसमें डेटा इन्वॉल्व था, एविडेंस था, डेटा था। ऐसा नहीं था कि हम सिर्फ किसी बात को ही यूं ही लिख देंगे, हम उसको प्रूव करेंगे एविडेंस के साथ। ऑब्जेक्टिव मतलब उसमें डेटा इन्वॉल्व हो, उसमें फिगर्स हों, नंबर्स हों, इस तरह से। लेकिन हर सवाल के अंदर आपको लाजमी नहीं कि आपको डेटा, ऑब्जेक्टिव या एविडेंस मिले। कैसे? फॉर एग्जांपल एक क्वेश्चन है कि क्या नर्सिंग जो है, नर्सिंग क्या ये मोस्ट केयरिंग प्रोफेशन है? अब ये क्वेश्चन है, हम इस पर रिसर्च करना चाहते हैं कि क्या नर्सिंग मोस्ट केयरिंग प्रोफेशन है। अब आप इस पर कोई डेटा, कोई इसमें ये ऑब्जेक्टिव नहीं है। इसमें हर बंदा आपको एक अलग राय देगा, कोई आपको कुछ कहेगा, कोई आपको कुछ और राय देगा, कोई आपको कुछ और राय देगा। तो ये जो क्वेश्चन है ये एक सब्जेक्टिव चीज़ है, इसमें आप ऑब्जेक्टिविटी नहीं ला सकते। ये एक सब्जेक्टिव है। सब्जेक्टिव मतलब ये सब्जेक्ट टू सब्जेक्ट, मतलब पर्सन टू पर्सन वेरी करेगा। सब अपनी अलग अलग राय देंगे, ये अलग राय देगा, ये अलग राय देगा, ये अलग ओपिनियन देंगे और ये अलग ओपिनियन देगा। तो इसमें कुछ ऑब्जेक्टिविटी नहीं है, कुछ भी नंबर्स नहीं है, इसमें नंबर्स मौजूद नहीं है, इसमें डेटा मौजूद नहीं है। ये सिंपली सब्जेक्टिव चीज़ है ये सवाल। तो हर सवाल को भी हम साइंटिफिक मेथड से उस पर रिसर्च नहीं कर सकते। नंबर 2 पॉइंट है ह्यूमन्स आर कॉम्प्लेक्स एंड अनप्रिडिक्टेबल। मतलब ह्यूमन इंसान जो है वो काफ़ी पेचीदा है। ऐसा नहीं है कि आप कोई एक ड्रग जो है वो अगर 2 आदमियों को, 2 पेशेंट्स को देते हैं तो ये लाजमी नहीं है, 100% परफेक्ट नहीं है कि वो एक ड्रग जो है वो आपके पेशेंट 1 पर भी और पेशेंट 2 पर भी सेम वो असर करेगी। ऐसा नहीं है, लाजमी नहीं कि वो उन पर सेम वो वैसा ही असर करे जैसे उसने पेशेंट 1 पे किया वैसा ही वो पेशेंट 2 पे करे। क्योंकि इंसान पेचीदा हैं, अनप्रिडिक्टेबल हैं, हम उनको प्रिडिक्ट नहीं कर सकते कि क्या जो एक पे हुआ वो दूसरे पे भी होगा। हो सकता है आपने कोई ऐसी ड्रग दी जो पेशेंट ए के लिए तो इफ़ेक्टिव थी लेकिन वो पेशेंट बी के लिए इफ़ेक्टिव नहीं थी। तो इस तरह से रिसर्च को अक्सर इस तरह की जो चीज़ें हैं ना वो थोड़ा सा मिसलीड कर देती हैं, थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स बना देती हैं। तो ये भी साइंटिफिक मेथड की एक लिमिटेशन है। नेक्स्ट लिमिटेशन है कंट्रोल्ड कंडीशंस आर नॉट रियल लाइफ। इसका क्या मतलब है? अक्सर जब हम रिसर्च करते हैं तो उसे हम किसी लैब में या कंट्रोल्ड कंडीशंस में इस्तेमाल करते हैं। मतलब हम किसी बंद लैब में उसको परफॉर्म करेंगे। अब इससे होता क्या है, जो लैब है वो रियल लाइफ नहीं है। रियल लाइफ मैसी है, ज़्यादा उसमें खजल ख्वारी है, उसमें वैसी कंडीशंस नहीं है जैसी लैब में होती है। लैब में तो आप आइडियल कंडीशंस बना सकते हैं, लेकिन रियल लाइफ तो आइडियल नहीं है, वो उतनी परफेक्ट तो नहीं है 100%, ऐसा तो नहीं है। उसमें आपको मुख्तलिफ प्रॉब्लम्स और अलग अलग डिस्टर्बेंसेस और इश्यूज़ देखने को मिलेंगे। लेकिन जब हम रिसर्च करते हैं तो अक्सर वो लैब में होती है और उसमें तो कंट्रोल्ड कंडीशंस होती हैं। तो ये एक लिमिटेशन है। फॉर एग्जांपल आप कोई ख़ास ड्रग आईवी के ज़रिए इंजेक्ट करने के बाद पेशेंट रिस्पॉन्स पर रिसर्च कर रहे हैं, तो आप क्या करते हैं, आप रिसर्च करते हैं लैब में।
अब लैब में जब आप करेंगे तो वहाँ पर पेशेंट जो है वो पुरसकून होगा, वहाँ पर आप उसको मॉनिटर करेंगे, उसका ब्लड प्रेशर, उसकी जो पूरी बॉडी है, उसके वाइटल साइंस को आप ठीक तरीके से मॉनिटर कर पाएंगे जब आप कोई उसको ड्रग लगाएंगे जिसकी आप रिसर्च कर रहे हैं, आईवी ड्रग कोई कह लें। लेकिन यहाँ पर तो आपके पास एक आइडियल कंडीशन है, आपने बाकी जो वेरिएबल्स हैं, जैसे आप वहाँ पर एसी लगाकर माहौल ठंडा कर सकते हैं जिससे आपका जो पेशेंट है वो कंफर्टेबल रहेगा। इससे जो है ना रियल लाइफ जो है वो काफ़ी डिफरेंट है। रियल लाइफ मैसी है। रियल लाइफ वार्ड में आपको गर्मी मौजूद हो सकती है, वहाँ पर काफ़ी गर्मी हो सकती है, वहाँ पर पेशेंट इतना ज़्यादा हो सकता है कि दूसरा पेशेंट उसे देख के घबरा सकता है, जिसकी वजह से आपके ड्रग के जो साइड इफ़ेक्ट्स हैं वो बढ़ सकते हैं, या जो हार्ट रेट है वो कुछ भी कर सकता है, फ्लक्चुएट कर सकता है, ऊपर नीचे हो सकता है। तो इन शॉर्ट मुख्तसरन ये कि जब हम रिसर्च करते हैं तो वो अक्सर कंट्रोल्ड कंडीशंस में की जाती है, जबकि रियल लाइफ कंट्रोल्ड नहीं है, वो काफ़ी मैसी है। तो इस फ़र्क की वजह से भी ये एक लिमिटेशन है साइंटिफिक मेथड की। नेक्स्ट लिमिटेशन है एथिकल बाउंड्रीज़। हम नेक्स्ट यूनिट में भी इस चीज़ को डिटेल में पढ़ेंगे, एथिकल बाउंड्रीज़ को या नर्सिंग के रिसर्च एथिक्स को, ये क्या है इनको डिटेल में पढ़ेंगे। यहाँ पर मैं आपको इन शॉर्ट बताता हूँ। हमने पहले हैंड वॉश पर कुछ एग्जांपल्स पर बात की थी, हैंड हाइजीन पर। वहाँ पर मैंने आपको बताया था कि एक वार्ड ए है और वार्ड बी है, और वार्ड ए में आप देखते हैं कि वहाँ पर इन्फेक्शन रेट काफ़ी ज़्यादा है, वार्ड बी में इन्फेक्शन रेट कम है। आईवी इन्फेक्शन रेट मतलब जहाँ पर हम कैन्यूला लगाते हैं, आईवी कैन्यूला, वहाँ पर इन्फेक्शन का जो रेट है, मतलब आईवी कैन्यूला आप जहाँ पर लगाते हैं उस जगह इन्फेक्शन हो जाता है वार्ड ए में काफ़ी पेशेंट्स को। लेकिन आपके जो साथ वाला वार्ड है, वार्ड नंबर बी, वहाँ पर इतना इन्फेक्शन नहीं है। तो इसकी क्या वजह, जब आप देखते हैं तो आप ऑब्ज़र्व करते हैं या पूछते हैं या आप देखते हैं तो आपको पता चलता है कि वार्ड बी में जो स्टाफ है वो हैंड हाइजीन को प्रॉपरली फॉलो करते हैं, हाथ धोते हैं, हाथ साफ़ करते हैं, जबकि वार्ड ए में इस चीज़ पर इतनी ख़ास तवज्जो नहीं दी जाती। यहाँ पर स्टाफ कभी कर लेते हैं, कभी नहीं करते। तो यहाँ पर आप सिर्फ ऑब्ज़र्व कर रहे थे, आपने किसी को ये नहीं कहा कि रिसर्च करने के लिए मैं देखना चाहता हूँ कि आप हाथ ना धोएं। मतलब यहाँ पर सिर्फ आप ऑब्ज़र्व कर रहे थे, आपने यहाँ पर किसी को कुछ कहा नहीं कि आपने हाथ नहीं धोने। लेकिन कुछ रिसर्चर्स ऐसे होते हैं जो रिसर्च के दौरान कुछ अनएथिकल चीज़ें लेकर आते हैं। जैसे वो कहेंगे कि हम देखना चाहते हैं कि हाथ ना धोने से अगर हम कोई नर्सिंग प्रोसीजर करते हैं तो उसके इन्फेक्शन रेट में क्या फ़र्क पड़ता है। तो आप उसको खुद से नहीं कर सकते। मतलब यहाँ पर आप ऑब्ज़र्व कर रहे थे, आपने किसी को कहा नहीं कि भाई आप हाथ नहीं धो, मैं देखना चाहता हूँ कि हाथ ना धोने से इन्फेक्शन रेट बढ़ेगा, नहीं। यहाँ पर आप सिर्फ ऑब्ज़र्व कर रहे थे, ये एथिकली करेक्ट है, ये ठीक है। लेकिन एक एथिकल बाउंड्रीज ये कहती है कि आप जानबूझकर हाथ ना धोएं, ऐसा नहीं हो सकता, ये पेशेंट के लिए ख़तरनाक साबित हो सकता है। तो इस सूरत में आपको अवॉइड करनी है इस तरह की इस तरह की जो रिसर्च हैं, उस तरह से आप उनसे आपने गुरेज करना है, उनसे आपने बचना है। तो ये लिमिटेशन है, आप अनएथिकल चीज़ें नहीं कर सकते, या आप ऐसा नहीं कर सकते कि मैं घर से कोई ड्रग बना कर लाया हूँ और आप अपने वार्ड में जाएं और आप कहें कि चलो मैं घर से कोई ड्रग बना कर लाया हूँ, मैं ये पेशेंट्स पर चेक करना चाहता हूँ। तो आप ऐसा नहीं कर सकते, ये एथिकल बाउंड्रीज़ के ख़िलाफ़ है। इससे हो सकता है पेशेंट को कुछ भी गड़बड़ हो सकती है, कुछ भी गलत हो सकता है, क्योंकि आपकी घर पर बनाई हुई वो जो ड्रग है वो साइंटिफिकली तो प्रूवन नहीं है, उसके कोई भी साइड इफ़ेक्ट हो सकते हैं, उससे कोई पेशेंट जो है वो डिटीरियोरेट हो सकता है, उसकी हालत बेहद ख़राब हो सकती है, वो मर सकता है। तो ये कुछ एथिकल बाउंड्रीज़ हैं। नेक्स्ट लिमिटेशन साइंटिफिक मेथड की है, डेटा इंटरप्रिटेशन कैन बी बायस्ड। बायस्ड पर हमने पहले भी बात की थी कि बायस्ड का मतलब होता है फेवरेटिज़म। मतलब आप चाहते हैं कि आप कहते हैं कि मैं चाहता हूं कि ऐसा हो और ऐसा नहीं हो, आप उसके अंदर फेवरेटिज़म लाना चाह रहे हैं, तो इस चीज़ को हम बायस कहते हैं। अब साइंटिफिक मेथड की ये लिमिटेशन है कि कोई भी उसके अंदर कोई भी नर्स रिसर्चर अगर कोई रिसर्च कर रही है या कर रहा है तो वो अपना फेवरेटिज़म डालकर उसको एक्सप्लॉइट कर सकता है रिसर्च को। कैसे? फॉर एग्ज़ाम्पल एक नर्स रिसर्चर है, वो रिसर्च कर रही है हर्बल मेडिसिन्स पर, और जो होम्योपैथिक मेडिसिन है, फॉर एग्ज़ाम्पल
मेडिसिन पर रिसर्च कर रही है। अब वो क्या करती है कि हो सकता है उसके घर का बिजनेस हो हर्बल मेडिसिन का, तो वो क्या करेगी, रिसर्च में जहाँ पर हर्बल मेडिसिन को इतने ज़्यादा एविडेंस ना भी मिले हों, इतना पॉजिटिव रिस्पॉन्स नहीं है, रिसर्च उसको प्रूव करती कि इसका इतना रिस्पॉन्स ख़ास अच्छा नहीं आया, लेकिन फिर भी वो अपनी तरफ से उसको, क्योंकि ये उसकी फेवरेट है, किसी भी तरह से वो इसको बायस कर रही है, तो वो क्या करेगी, वो ये कंक्लूजन में ये साबित कर देगी कि हाँ हर्बल मेडिसिन जो हैं वो काफ़ी ज़्यादा अच्छी हैं, इनसे काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स आता है, इफ़ेक्टिव हैं ये। वो अपनी तरफ से इसके अंदर फेवरेटिज्म को इंक्लूड कर देगी। वो कम एविडेंस होने के बावजूद, मान ले इतना एविडेंस नहीं है, एविडेंस कम है, लेकिन फिर भी वो इसको ये प्रूव करने की कोशिश करेगी कि हाँ ये बहुत इफ़ेक्टिव है। तो इस तरह से रिसर्च को अक्सर एक्सप्लॉइट भी किया जा सकता है, उसको मिसयूज़ किया जा सकता है, उसको बायस किया जा सकता है, मतलब उसके अंदर आप अपनी फेवरेटिज्म इंक्लूड कर सकते हैं। तो ये उसकी लिमिटेशन है। लास्ट लिमिटेशन है कि रिसर्च इज़ एक्सपेंसिव एंड टाइम कंज्यूमिंग। रिसर्च कोई छोटा मोटा काम नहीं होता, इसमें बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। आप इसके अंदर पूरी एक टीम को इन्वॉल्व करते हैं, आपके पास एक ग्रुप होता है, सबको आप काम बांटते हैं, फिर इसमें आपको आपका काफ़ी खर्चा भी होता है। तो रिसर्च जो है वो कोई छोटा काम नहीं है और इसमें आपको काफ़ी खर्चा और टाइम लगता है, जिसकी वजह से ये एक इसकी लिमिटेशन है, ये इसका एक डाउन पॉइंट है। तो ये सब थी रिसर्च मेथड की लिमिटेशंस। अच्छा, हमारा लास्ट पॉइंट है रिसर्च की बेसिक टर्मिनोलॉजीज़। ये कुछ टर्मिनोलॉजीज़ हैं जो आपको पता होनी चाहिए इस सब्जेक्ट में मज़ीद आगे जाने से पहले। यहाँ पर हमारे पास है एब्स्ट्रैक्ट, डेटा, वेरिएबल्स, प्रॉब्लम स्टेटमेंट, रिसर्च क्वेश्चन, हाइपोथेसिस, लिटरेचर रिव्यू। इनको हम एक एक करके वन बाय वन डिटेल में पढ़ते हैं। सबसे पहले हमारे पास एब्स्ट्रैक्ट। रिसर्च में एब्स्ट्रैक्ट क्या होता है? एब्स्ट्रैक्ट एक शॉर्ट समरी है जो आपके रिसर्च पेपर में सबसे पहले आती है, जिसमें आपने शॉर्ट समरी में आपने एक्सप्लेन किया है कि आपकी जो रिसर्च थी वो किस बारे में थी, उसमें कितने लोगों को पार्टिसिपेट करवाया गया, कितने क्लाइंट्स मतलब पार्टिसिपेंट्स थे, स्टडी का क्या रिज़ल्ट आया। तो वो एक शॉर्ट समरी है, इसे हम एब्स्ट्रैक्ट कहते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल आप कहेंगे कि मैंने हैंड वॉशिंग पर रिसर्च परफॉर्म की, मैं देखना चाहता था, मैंने ये मतलब आप कहेंगे कि मैंने जो रिसर्च की उसने ये चीज़ प्रूव की कि अगर हैंड हाइजीन परफॉर्म की जाए आईवी इंजर्शन से पहले, मतलब कोई भी सुई लगाने से पहले अगर हाथ धो लिए जाएं, अगर सादा अल्फाजों में कहा जाए, अगर नर्स आईवी मतलब इंट्रावीनस सुई लगाने से पहले, कैनुला या इंजेक्शन सिरिंज कुछ भी लगाने से पहले अगर वो हैंड हाइजीन को अच्छे से परफॉर्म करते हैं तो आईवी इन्फेक्शन रेट काफ़ी हद तक तकरीबन 60 to 70% कम हो जाता है। मैंने 500 लोगों को अपनी रिसर्च में इंक्लूड किया और मेरे रिज़ल्ट्स जो हैं वो ये आए। तो इस तरह से एक शॉर्ट समरी है जिसे हम एब्स्ट्रैक्ट कहते हैं, जो आपकी रिसर्च के बारे में एक जनरल आइडिया देता है कि आपकी रिसर्च जो थी वो किस बारे में थी, उसका रिज़ल्ट क्या है, कितने उसमें लोगों को इन्वॉल्व किया गया। डेटा है, डेटा सिंपली इंफॉर्मेशन जो आपने कलेक्ट की, जो आपने गैदर की, जमा की। इसमें क्वांटिटेटिव डेटा होता है और क्वालिटेटिव डेटा होता है। क्वांटिटेटिव में आपके पास नंबर्स हो सकते हैं, जैसे आप टेम्परेचर कलेक्ट करते हैं, टेम्परेचर का नंबर होता है जैसे 98 डिग्री फ़ारेनहाइट, 99 डिग्री फ़ारेनहाइट। तो इस तरह से ये डेटा जो है ये कलेक्ट किया हुआ आपकी इन्फॉर्मेशन होती है, जो क्वांटिटेटिव नंबर्स की शक्ल में हो सकती है या क्वालिटेटिव जो ओपिनियंस हो सकते हैं या जो सिर्फ सिंपल स्टेटमेंट्स हो सकती हैं। तो ये सिंपली डेटा है जो आप इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करते हो, ये सिंपली इन्फॉर्मेशन है। नेक्स्ट है वेरिएबल्स। वेरिएबल्स आपको नाम से नज़र आएगा, वेरिएबल्स का मतलब है कुछ भी ऐसा जो वेरी करे, मतलब चेंज हो, डिफ़र हो, बदले अपने आप को। तो वेरिएबल्स रिसर्च में वो चीज़ें होती हैं जो बदलती हैं, जो अपने वन पॉइंट से दूसरे पॉइंट मतलब बदलती रहती हैं ये। फॉर एग्ज़ाम्पल हमने हैंड वॉशिंग ली, उसमें हैंड वॉश करना जो प्रोसेस है कुछ लोग करते हैं, कुछ लोग नहीं करते, तो ये वेरी करता है, ये एक वेरिएबल है। उसके बाद इन्फेक्शन रेट जो है वो भी एक वेरिएबल है। कुछ क्लाइंट्स में इन्फेक्शन रेट ज़्यादा होगा, कुछ में लो होगा, कुछ में ज़्यादा होगा।
तो ये भी एक वेरिएबल है। वेरिएबल दो टाइप्स के होते हैं, इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स और डिपेंडेंट वेरिएबल्स। इंडिपेंडेंट, अब जो हमने एग्जांपल उस टाइम काफ़ी टाइम से हम एक एग्जांपल को समझ रहे हैं जो हैंड हाइजीन की है, तो इसमें क्या है इंडिपेंडेंट वेरिएबल और क्या है डिपेंडेंट वेरिएबल। इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स जो हैं, इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स ये वो वेरिएबल्स हैं जो रिसर्च के दौरान एक रिसर्चर जिन्हें मैनिपुलेट कर सकता है, इनको चेंज कर सकता है। कैसे? फॉर एग्जांपल इसमें क्या है, हैंड हाइजीन। हैंड हाइजीन जो है ये एक, या हाथ धोना, हैंड वॉशिंग कह लें, ये एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। आप अपनी रिसर्च के दौरान इसको ऊपर नीचे मतलब इसको करेंगे या फिर नहीं करेंगे, तो ये आपके कंट्रोल में है। एक होता है डिपेंडेंट वेरिएबल। डिपेंडेंट वेरिएबल ये डिपेंड करता है इंडिपेंडेंट वेरिएबल पर। अगर हैंड हाइजीन परफॉर्म की जाएगी तो डिपेंडेंट वेरिएबल जो है वो क्या है, इन्फेक्शन रेट जो है ये एक डिपेंडेंट वेरिएबल है। अगर, क्योंकि अब देखें डिपेंडेंट वेरिएबल जो ये डिपेंड करता है, इसके नाम में लिखा हुआ है डिपेंडेंट वेरिएबल। डिपेंडेंट वेरिएबल डिपेंड करता है किस पे, इंडिपेंडेंट वेरिएबल पे। अगर हैंड हाइजीन परफॉर्म की जाएगी, हैंड हाइजीन, तो इन्फेक्शन रेट उस पर डिपेंड करता है, इन्फेक्शन रेट कम हो जाएगा। और अगर हैंड हाइजीन को डिक्रीज़ किया जाएगा, रिड्यूस किया जाएगा, तो इन्फेक्शन रेट बढ़ जाएगा। अब इन्फेक्शन रेट जो एक डिपेंडेंट वेरिएबल है ये डिपेंड करता है इंडिपेंडेंट वेरिएबल पर। तो ये वेरिएबल्स की दो टाइप्स हैं, वेरिएबल्स। नेक्स्ट टर्म है प्रॉब्लम स्टेटमेंट। प्रॉब्लम स्टेटमेंट वो स्टेटमेंट है जो आपको बताती है कि आप रिसर्च क्यों कर रहे हैं। ये सिंपली मसला होता है, ये आपकी इशू है। इसे असल में प्रॉब्लम इसके नाम में ही है, प्रॉब्लम मतलब वजह क्या है, मसला क्या है जिसकी वजह से ये वाली रिसर्च जो है ये परफॉर्म की जा रही है। इसे हम प्रॉब्लम स्टेटमेंट कहते हैं। प्रॉब्लम स्टेटमेंट जैसे ये वाई है, क्यों रिसर्च कर रहे हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल आप कहते हैं कि मेरे वार्ड में आईवी इन्फेक्शन रेट काफ़ी ज़्यादा है, जबकि जो मेरे दोस्त का वार्ड है उसका इन्फेक्शन रेट कम है। ऐसा क्यों है? तो ये एक प्रॉब्लम स्टेटमेंट है, तो इसी वजह से आप रिसर्च करेंगे। रिसर्च क्वेश्चन, ये नेक्स्ट टर्म है। ये एग्जैक्टली क्वेश्चन है जिस पर हम रिसर्च कर रहे हैं। जैसे फॉर एग्जांपल रिसर्च क्वेश्चन क्या है कि क्या हाथ धोने से, क्या हैंड वॉशिंग हैव एनी इफेक्ट्स ऑन इन्फेक्शन रेट। क्या हाथ धोने से, हैंड हाइजीन परफॉर्म करने से, रेगुलर हैंड हाइजीन परफॉर्म करने से क्या इन्फेक्शन रेट पर कोई असर पड़ता है। तो ये आपकी रिसर्च का क्वेश्चन है। नेक्स्ट है हाइपोथेसिस। हाइपोथेसिस एक स्टेटमेंट है जो आप खुद से देते हैं, आप प्रिडिक्शन करते हैं कि रिसर्च जो है वो इस तरफ जाएगी, फिर आप उसको प्रूव करने की कोशिश करेंगे। अच्छा, नेक्स्ट टर्मिनोलॉजी जो है वो है हाइपोथेसिस। हाइपोथेसिस सिंपली एक स्टेटमेंट होती है जो हम देते हैं, खुद से प्रिडिक्ट करते हैं कि रिसर्च किस तरफ जाएगी, और फिर हम उस हाइपोथेसिस को साइंटिफिकली प्रूव करने की कोशिश करते हैं। तो इसकी दो टाइप्स होती हैं, नल हाइपोथेसिस और अल्टरनेट हाइपोथेसिस। नल हाइपोथेसिस जो है वो कहेगी कि फॉर एग्जांपल हैंड हाइजीन से, हैंड वॉशिंग से इन्फेक्शन रेट पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ये है नल हाइपोथेसिस। दूसरी है अल्टरनेट हाइपोथेसिस। अल्टरनेट हाइपोथेसिस कहेगी कि हैंड हाइजीन से, हैंड वॉशिंग से इफ़ेक्ट पड़ता है इन्फेक्शन रेट पर। तो ये हाइपोथेसिस है। सिंपली कहें तो हम एक खुद से स्टेटमेंट देते हैं कि एक प्रिडिक्शन करते हैं, एक खुद से प्रिडिक्ट करते हैं कि रिसर्च किस तरफ जाएगी, और फिर हम उसको प्रूव करने की कोशिश करते हैं। लिटरेचर रिव्यू, हमने पहले भी इसके पर बात की है। लिटरेचर रिव्यू हम में क्या करते हैं कि रिसर्च को शुरू करने से पहले, उसको कंडक्ट करने से पहले हम एक बैकग्राउंड चेक करते हैं। हम पहले से की गई रिसर्चेज जो हैं उनको एक बार देखते हैं कि उनमें ये हमारे टॉपिक पर पहले से रिसर्च हुई तो नहीं हुई, मतलब पहले से तो नहीं हुई हमारी टॉपिक पर रिसर्च। तो हम उसके अंदर गैप तलाश करते हैं और उस गैप के अंदर हम अपने रिसर्च को परफॉर्म करते हैं। तो ये सिंपली कुछ रिसर्च टर्मिनोलॉजीज़ थी।
जो हमें पता होनी चाहिए इस यूनिट में आगे जाने से पहले। अगर आपकी कोई कन्फ्यूजन है तो आप अपने कन्फ्यूजन को कमेंट्स में लिख सकते हैं, मैं कोशिश करूँगा उनको आपको एक्सप्लेन करने की, और ज़रूरत पड़ी तो मैं उस पर आपको कोई नई वीडियो भी बनाकर अपलोड कर दूँगा। बाकी मुझे उम्मीद है आपको इस वीडियो से यूनिट 1 के कंसेप्ट्स काफ़ी क्लियर हुए होंगे और आपको कुछ आइडिया हुआ होगा कि नर्सिंग रिसर्च जो है सब्जेक्ट ये किस बारे में है और इसमें हम क्या चीज़ पढ़ेंगे। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।